एपिसोड 1 में हम लोगों को दिखाया जाता है कुछ बदमाश दो लड़कियों को परेशान कर रहे रहते हैं। वो दोनों लड़कियां उन दोनों लुटेरों से कह रही थी कि तुम हम लोगों को छोड़ दो, और साथ ही में मदद के लिए भी बोल रही थी कि कोई उनके करीब है तो उनकी मदद करे। तभी उन सभी बैंडिट्स के लीडर के पीछे एक नाइट आ जाता है जिसने कि एक होली आर्मर पहना हुआ था। वो नाइट जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है तो उन लुटेरों के लीडर और कुछ लुटेरों को काट के रख देता है आधे में। फिर वो स्केलेटन नाइट कहता है, पहले मेरा नाम कुछ और था, लेकिन रिबॉर्न होने के बाद मेरा नाम आर्क हो गया है। अगले सीन में हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है वो सारी चीज़ें फ्यूचर में होने वाली थीं, और अभी इस समय आर्क पूरी तरीके से बेहोश है। तभी उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसे होश आ जाता है। होश में आते ही आर्क इधर उधर देखने लगता है। फिर वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है आखिर ये हो क्या गया है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो रहा था क्योंकि उसका पूरा का पूरा शरीर पूरी तरीके से बदल चुका था। फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या, और वो इतनी अजीब सी जगह पे आखिर कर क्या रहा है। देन वो खुद को शांत कराने के लिए कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे बस शांत होना होगा। आगे वो अपने आर्मर के बारे में बात करने लगता है कि ये पूरी तरीके से ओवर पावर्ड आर्मर है, और इस आर्मर का नाम है होली आर्मर ऑफ बैलेनस। और मेरे पास तो ट्विलाइट क्लोक भी है, साथ ही में मेरे पास होली शील्ड भी है जो कि हर तरीके के अटैक को पूरी तरीके से रोक सकती है। उसी के साथ मेरे पास होली ब्लेड ऑफ लाइटनिंग भी है जो कि किसी भी चीज़ को इतनी तेज़ी से काटती है कि पता ही नहीं चलता कि कब वो कट चुका है। और सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद उस लड़के को पता चलता है कि वो पूरी तरीके से अपने गेम के कैरेक्टर में बदल चुका है जो कि वो खेला करता था, और उस गेम का नाम है आर्क। तभी आर्क कहता है कि मुझे इतना याद है कि मैं जब गेम खेल रहा था तब मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं एक गेम के अंदर हूँ। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा है क्योंकि ये तलवार एकदम असली है। फिर वो उस तलवार को चलाने का सोचता है और एक वेवन स्लैश नाम का अटैक कर देता है। उसके सामने के सारे पेड़ दो हिस्सों में बिल्कुल सफाई से कटते हैं। फिर वो कहने लगता है आखिर ये हुआ क्या यहाँ पे, ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, मुझे तो नहीं पता था कि वेवन स्लैश इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। फिर उसके बाद वो कहता है शायद मैंने मैजिक इस्तेमाल करना चाहिए। आगे वो फायर का इस्तेमाल करता है और वहाँ के एक चीज़ को जला देता है। वो एक पेड़ रहता है तो वो तुरंत ही राख में बदल जाता है और बिल्कुल असली लग रहा था वो सब। फिर वो कहता है क्या मैं किसी तरीके से एक गेम के अंदर आ गया, ऐसा तो होना नामुमकिन है। तभी वो फिर से सोचने लगता है कि कल के दिन तो मुझे इतना याद है कि मैं गेम खेलते वक्त सोया था, लेकिन मुझे उसके आगे का कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद वो कहने लगता है मुझे अभी की सिचुएशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर वो सोचने लगता है कि उसकी क्लास थी होली नाइट की, और इसका मतलब यह है कि वो फायर का इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेज कर सकते हैं और उसे मैजिक नहीं आता। और अभी वो थोड़ी बहुत बाकी की क्लासेस भी इस्तेमाल कर पा रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो सभी की सभी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है एक होली नाइट बनने के रास्ते के ऊपर। देन वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करता है खुश होकर के और कहता है अब मैं सुपर स्ट्रांग हूँ और इस दुनिया में शायद ही मुझसे कोई लड़ सकता है। लेकिन तभी आर्क को कुछ अजीब सा लगता है। फिर उसे पता चलता है कि उसे भूख लगी है, लेकिन जब वो अपने पॉकेट्स को चेक करता है तो उसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तभी वो एक टाउन में जाकर के वहाँ से पैसे कमा करके कुछ खरीदने के बारे में सोचता है और ट्रांसपोर्टेशन स्किल गेट का इस्तेमाल करता है एक टाउन में जाने के लिए। लेकिन वो अपने से थोड़ा सा आगे एक क्लिफ के अंदर नीचे गिर जाता है, और अगले सीन में वो ऊपर की ओर चढ़ रहा रहता है क्योंकि उसकी स्किल काम नहीं की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे जिस जगह पे जाना है उसके बारे में सोचना रहता है, और क्योंकि वो इस दुनिया में नया नया आया है इसीलिए उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मालूम है, तो वो टेलीपोर्ट कैसे करेगा। लेकिन तभी वो एक स्किल का इस्तेमाल करता है और हवा में थोड़ी थोड़ी दूरी तक बार बार टेलीपोर्ट करता रहता है, और उसका नाम रहता है डायमेंशन मूव। और वो सिटी के पास थोड़ा सा करीब आकर के नीचे की ओर उतर जाता है और काफ़ी खुश होने लगता है क्योंकि वो जल्दी ही पहुंच गया, और साथ ही में आर्क को काफ़ी मज़ा भी आया था। तभी उसकी नज़र जाती है पानी की तरफ जो कि काफ़ी रियल लग रहा था, तो फिर वो पानी पीने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो अपने चेहरे को देखता है जो कि पूरी तरीके से एक स्केलेटन का था, और वो काफ़ी डर जाता है। आर्क के पसीने छूट रहे थे क्योंकि वो इस समय अपने गेम के करेक्टर में है, और उसने गेम के अंदर एक स्केलेटन का अवतार चुना था, मतलब कि अभी वो एक स्केलेटन है। और ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि अगर टाउन में किसी ने भी उसे इस तरीके से देखा एक स्केलेटन के अवतार में, तो वो लोग उसे मॉन्स्टर समझेंगे और वहाँ पे तमाशा मच जाएगा और सभी उसे मारने लगेंगे रिवॉर्ड के लिए, और वो किसी और का एक्सपीरियंस पॉइंट बन के रह जाएगा। तभी वहाँ पे आर्क मतलब कि हमारे स्केलेटन नाइट को एक आइडिया आता है और वो कहता है अगर सारी चीज़ें ऐसी ही होने वाली हैं तो मैं कम से कम अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करूँगा।
उसके बाद वो अपने हेलमेट को पहन लेता है और कहता है मैं इसे किसी कीमत पे नहीं उतारने वाला। आगे आर्क उस टाउन के अंदर चला जाता है क्योंकि वो उस टाउन के काफ़ी ज़्यादा करीब था। तभी वो वहाँ पे लोगों को बातें करते हुए सुनता है किसी मॉन्स्टर के बारे में कि वो यहाँ पे आ गए हैं। और जब वो वहाँ से जा रहा था तभी वहाँ पे उसे किसी चीज़ की स्मेल आती है जो कि काफ़ी अच्छी थी। और जब वो उस जगह पे पहुँचता है जहाँ से वो स्मेल आ रही थी तो वो खाने की थी, वो भी रोस्टेड मीट की। आर्क को वो मीट देखने से काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे अभी से ही उन्हें कमाना शुरू कर देना चाहिए। और जब वो पैसे कमाने की एक जगह को ढूंढ रहा था तभी उसे रास्ते में दो लोग बात करते हुए मिलते हैं। उन लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि एक लड़की किसी गिल्ड से इन्फॉर्मेशन खरीद रही थी और वो बातें अच्छी नहीं जा रही थी। तो फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती हैं। उस लड़के को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे जो कि उस लड़की ने नहीं दिए थे। तो फिर वो कहता है सभी एल्फ से बात करना इतना मुश्किल क्यों होता है। ये सुनकर के कि वो लड़की एक एल्फ है, आर्क की आंखें चमकने लगती हैं और कंफर्म करने के लिए वो उसके कानों को देखता है जो कि लंबे से थे, बिल्कुल एक एल्फ की तरह। तो फिर आर्क काफ़ी ज़ोर से खुश होकर के चिल्लाता है और कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये सुनकर के वो एल्फ लड़की वहाँ से जाने लगती है क्योंकि आर्क उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और उसे वहाँ पे ज़्यादा रुकना सही नहीं लगा। आर्क उस लड़की का पीछा करते हुए उस जगह से बाहर निकलता है और जहाँ पे वो पहुँचता है मर्सिनरी गिल्ड के गेट के सामने। वहाँ पे अंदर जाकर के वो अपने लाइसेंस को बनाने के लिए कहता है। मर्सिनरी गिल्ड के लोग कहते हैं आप तो एक नाइट हैं जिसके पास पहले से ही एम्प्लॉयमेंट है, तो आप यहाँ पे मर्सिनरी का काम क्यों करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर लाइसेंस चाहिए तो तुम्हें ट्रायल पास करना होगा। उसके लिए तुम्हें मॉन्स्टर, बैंडिट्स और बीस्ट में से किसी तीन को मार करके लाना होगा और तुम्हें प्रूफ देना ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना हम लोग लाइसेंस नहीं दे सकते। आर्क मॉन्स्टर्स के बारे में सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है बच्चों की तरह। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लो प्रोफाइल रहना था और सभी लोग उसे अजीब समझ रहे थे क्योंकि एक नाइट पहली बार मर्सनरी गिल्ड पे आया था। अगले सीन में दिखाया जाता है आर्क ने दो बीस्ट पकड़ लिए थे। उसके बाद वो कहने लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लग गई है, बस अब एक और बाकी है। तभी वहाँ पे एक ऑर्क आता है। आर्क काफ़ी खुश होने लगता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मॉब है और इन्हें मारना बहुत ही आसान होता है। फिर वो अपने एक स्लैश की मदद से उसे टुकड़ों में काट देता है। फिर आर्क उन सभी चीज़ों को लेकर के अपने बैग में भरता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे बैंडिट्स हैं और उन्होंने एक कैरेज को रोक रखा है उसे लूटने के लिए। उस कैरेज के सभी गार्ड्स उन बैंडिट्स से हार जाते हैं और आखिर में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो लड़कियाँ बचती हैं। तो फिर आर्क सोचने लगता है कि मुझे अभी जाकर के उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन वो सभी कोई मॉन्स्टर्स नहीं हैं, वो सभी इंसान हैं और मैं अगर इंसानों से लड़ूंगा तो ये पीवीपी बैटल की तरह होगा जिसमें दोनों में से किसी एक पार्टी को मरना ही पड़ता है। वो दोनों लड़कियां बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थीं। तो फिर आर्क कहता है कि मेरे पास सर से लेकर के पैर तक मिथिक लेवल गियर है, तो मुझे किससे डरने की ज़रूरत है, मैं अभी जाके उन्हें मार सकता हूँ। तभी उन सभी लुटेरों के लीडर को कुछ अलग सा लगता है अपने पीछे और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे आर्क खड़ा था। देन आर्क अपने स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है और वो सभी टुकड़ों में कट जाते हैं। सभी बैंडिट्स ये देख करके पूरी तरीके से डर चुके थे, तो फिर वो लोग भागने लगते हैं। तभी एस उन सभी बैंडिट्स से कहता है तुम सभी नहीं भाग सकते और वाइवन स्लैश का हमला कर देता है। उन सभी बैंडिट्स के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर वो उन दोनों लड़कियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को बचा लिया। वो सभी आर्क को शुक्रिया कहती हैं और कहती हैं ये लेडी है किसी बड़ी फैमिली की और जब हम लोग यहाँ से कहीं जा रहे थे तब हमारे ऊपर कुछ बैंडिट से हमला कर दिया। फिर वो पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो एक नाइट लग रहे हैं। तो फिर आर्क सोचने लगता है कि मुझे एक कर्स ने हिट किया था मेरे कैरेक्टर की स्टोरी लाइन में गेम के अंदर और मैं उसी कर्स को ठीक करने की जर्नी पे निकला हुआ हूँ। उन लड़कियों ने आर्क के बारे में जितने भी सवाल पूछे थे आर्क ने उसका जवाब दिया कि हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद वो बैंडिट्स की बॉडी के पास जाता है और उन्हें डिस्पोज कर देता है अपने फ्लेम मैजिक की मदद से। उसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे थोड़े समय के लिए लगा कि मुझे एक इंसान को नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये सभी पूरी तरीके से बुरे थे। तभी उसकी नज़र वापस से उन दोनों लड़कियों के ऊपर जाती है जो कि उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर आर्क कहता है कि बैंडिट्स के पास जितने भी सामान थे वो सभी अब मेरे हो जाएंगे। देन वो सारे सामान को घोड़ों के ऊपर रख देता है उन्हीं बैंडिट्स के और वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ भी आ जाती हैं। तो फिर आर्क उन सभी से कहता है चलने की तैयारी करने के लिए। वो दोनों उसे शुक्रिया कहती हैं। आर्क उन दोनों से कहता है कि मैं अपने सामने किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही थी, इसलिए शुक्रिया मत कहो।
लेकिन वहीं अंदर ही अंदर आर्क पूरे समय यही सोच रहा था कि उसे कैसे भी जा कर के टाउन के अंदर अच्छे से खाना खाना है। अगले सीन में आर्क उन लोगों के साथ ही जा रहा था थोड़ी दूर तक, ताकि उनके ऊपर फिर से मुसीबत ना आ जाए। वो लड़की आर्क को ही देखे जा रही थी, जिसकी वजह से आर्क के पसीने छूटने लगते हैं। और वो सोच रहा था कि क्या ये लड़की मेरे हेलमेट के अंदर देखने की कोशिश कर रही है, वहाँ के छोटे छोटे होल्स की मदद से। और उसी समय उस लड़की की मेड आर्क से उसका नाम पूछती है। आर्क अपना नाम आर्क बताता है और उसके आगे कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन पूरे समय टाउन तक जाते वक्त आर्क सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। उसके बाद शाम के वक्त में आर्क मर्सनरी गिल्ड में पहुंच जाता है और उन सभी पकड़ी हुई चीज़ों को वहां पे रखता है। मर्सनरी गिल्ड के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसे आधा दिन भी नहीं लगा ये सारे के सारे टास्क पूरा करने में। साथ ही में मर्सनरी गिल्ड का वो मेंबर आर्क को मॉन्स्टर के अंदर के रून्स निकाल के देता है और बताता है कि तुम इससे मैजिक वेपन बना सकते हो, तो हर बार मॉन्स्टर्स मारने के बाद उनके रून्स निकाल लेना। साथ ही में वो लोग उसे उसका लाइसेंस भी दे देते हैं और वहाँ एक बोर्ड के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे नए नए क्वेस्ट पोस्ट होते रहते हैं, अगर तुम्हें कोई क्वेस्ट चाहिए होगा तो तुम यहाँ से ले सकते हो। आर्क कहने लगता है कि मेरा यहाँ पे काम पूरा हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। उसके बाद वो एक डेली इन में जाता है और वहाँ पे खाना ऑर्डर कर देता है, साथ ही में एक रूम भी। फिर वो अपना हेलमेट एक जगह पे रख करके आराम से खाना खा रहा था, वो भी ढेर सारा। और भले ही वो एक स्केलेटन नाइट है, लेकिन फिर भी वो मीट और बाकी सारी चीज़ें खा सकता है और उससे स्वाद भी आ रहा था। वो पानी तक पी रहा था। तभी वो दूसरी तरफ देखता है और उसकी नज़र जाती है अपने रून के ऊपर, और वो उसे उठा करके कहने लगता है ये मुझे एक ऑर्क से मिला था। और वो कहने लगता है कि मैंने बस कुछ चीज़ों को कंप्लीट किया और मुझे खाना खाने को मिल गया, और यहाँ पे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। ये कोई गेम नहीं है, ये एक दूसरी दुनिया है। फिर वो अपने हथियारों की तरफ देख करके ये सोचने लगता है कि उसे अभी अपने हथियारों को और भी अच्छे से सजाना है और काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और वो कल फिर से सुबह होने तक का इंतज़ार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये सारी बातें करते करते वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंस रहा था, जो कि खिड़की के बाहर कुछ ऐसा दिख रहा था। आर्क कहता है कि मैं आज एक विलेज में आया हूँ और यहाँ पे मुझे एक जॉब कंप्लीट करनी है, और वो काम है एक इंसान को तब प्रोटेक्ट करना जब वो मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट कर रहा हो। और ये काम मेरे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल सही है, जो कि एक लो प्रोफाइल रखना चाहता है और लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता। अगले सीन में आर्क उस घर के पास पहुँच जाता है जहाँ के लोगों ने उसे काम दिया है। उस घर के अंदर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रही थी। तभी बाहर से आर्क वहाँ पे नॉक करता है, तो फिर हेलिना मार्का से कहती है कि तुम जाकर के प्लीज़ चेक कर लो कि दरवाजे पे कौन है। मार्का जाकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे आर्क खड़ा था और वो काफ़ी बड़ा और डरावना लग रहा था, इसलिए मार्का रोने लगती है और कहती है आपको यहाँ पे क्या काम है। आर्क पूछता है क्या तुम ही मार्का हो, और तुम ही ने मुझे काम दिया था। मैंने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया है जो कि तुमने पोस्ट की थी मर्सिनरी गिल्ड में। फिर आर्क बताता है कि उसने ये जॉब क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और सभी को पता चल जाएगा कि वो एक चलता फिरता स्केलेटन नाइट है। मार्का आर्क से पूछती है आप एक नाइट हैं, तो क्या आपको सच में मेरी जॉब को एक्सेप्ट करना है। आर्क मार्का से सच्चाई छुपाने के लिए ये कह देता है कि उसे भी हर्ब कलेक्ट करना पसंद है। तो फिर मार्का कहती है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम लोग अभी चल सकते हैं बाहर हर्ब कलेक्ट करने। अगले सीन में आर्क मार्का के साथ चल रहा था उसके पीछे जंगल में और पूछ रहा था कि तुम्हारे लिए हर्ब्स को कलेक्ट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस विलेज के अंदर काफ़ी सारे बीस्ट अपीयर हो रहे हैं और तुम्हें खतरा हो सकता है। मार्का आर्क को बताती है कि वो ऐसा अपनी मदर के लिए कर रही है, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर वो मार्का को हर्ब कलेक्ट करने नहीं जाने देंगी। और साथ ही में उसके फादर की 1 साल पहले डेथ हो गई थी, और तब से हेलिना और मार्का की मॉम अकेले ही उन दोनों का ख्याल रख रही हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी मदर की थोड़ी सी मदद करा दूंगी और उन्हें खुश कर दूंगी। मार्का की बात सुनते ही आर्क अपने मन में सोचने लगता है कि ये मार्का नाम की लड़की कितनी ज़्यादा समझदार है, जबकि ये इतनी छोटी है। जब मैं इसकी उम्र में था तब तो मैं पूरे समय सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम खेला करता था और अपने समय बर्बाद करता था। वो लोग जब जंगल के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को एक हर्ब मिलती है जो कि स्कार्स के ऊपर काम आती हैं और बॉडी को अच्छा करती हैं। मार्का को तभी झाड़ियों की तरफ से आवाज़ आती है और वो डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है वहाँ पे कोई मॉन्स्टर है। आर्क जाकर के चेक करता है तो वहाँ पे एक छोटी सी फॉक्स थी। फिर आर्क बताता है कि ये तो एक मल्टी टेल्ड कित्सुने है। उस छोटी सी फॉक्स को एक पैर में चोट लगी थी
तो फिर आर्क अपने हाथ को आगे करता है ताकि वो उसे हील कर पाए, लेकिन वो फॉक्स उसे काट लेती है। लेकिन आर्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके हील कर देता है उस फॉक्स को। मार्का कहने लगती है, आप तो एक नाइट हैं, लेकिन आप प्रीस्ट की भी पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्क अपने मन में सोचने लगता है, मैं सिर्फ उसे प्रीस्ट की ही नहीं सबकी पावर इस्तेमाल कर सकता हूँ। आर्क और मार्का कहने लगते हैं कि अब इस कित्सुने का क्या किया जाए। तभी वो कित्सुने आर्क के कंधे के ऊपर आकर के बैठ जाती है। आर्क उसे नाम देता है पोंटा, और जब भी आर्क पोंटा को भेजने की कोशिश कर रहा था वो बार बार उसके पास ही आ जा रहा था। अगले सीन में हमें वापस से विलेज को दिखाया जाता है और वहाँ पे सभी बात कर रहे थे कि जंगल के अंदर एक बड़ा मॉन्स्टर आया है और वो एक आम मॉन्स्टर नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए किसी को भी जंगल में नहीं जाना चाहिए अभी। तभी वहाँ मार्का की मदर सियोना आ जाती है जो कि बाहर सामान लेने गई थी। तभी वहाँ विलेज का एक गार्ड आकर के कहने लगता है सियोना से कि तुम्हारी बेटी मार्का अभी बाहर जंगल में गई है, क्या तुमने ही उससे कहा था जंगल में जाकर के हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए। और वो गार्ड साथ ही में ये भी बताता है कि जंगल में भी बहुत ही खतरनाक बीस्ट आ चुके हैं और किसी को भी जंगल में नहीं जाना चाहिए अभी। लेकिन सियोना को इतना ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए मार्का के लिए, क्योंकि मार्का के साथ एक बहुत ही ताकतवर दिखने वाला नाइट भी गया है। तभी मार्का उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसे हर्ब कलेक्ट करने जाना था और वो एक वाइट कोगुमी ट्री था। मार्का जब वहाँ पे आर्क को भी बुला रही थी तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर रहता है जो कि अपने आप को छुपाया रहता है और हमले की तैयारी कर रहा रहता है। आर्क कहता है मार्का से संभल के रहने के लिए, लेकिन तभी तक में वो मॉन्स्टर मार्का के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे आर्क आ जाता है और मार्का को बचा लेता है। आर्क उस मॉन्स्टर का नाम बताता है बेसिलिस्क, और उसे ये नाम इसलिए पता है क्योंकि ये मॉन्स्टर बिल्कुल सेम गेम की तरह ही दिखता है। वो मॉन्स्टर आर्क के ऊपर हमला कर देता है। आर्क उसके हमले को काफ़ी आसानी से रोक देता है और उसे वापस पीछे भेज देता है और कहता है जब तक मैं संभल के इससे लड़ूंगा तब तक मैं इससे जीत सकता हूँ। वो मॉन्स्टर अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है और उस स्किल का नाम था पेट्रिफिकेशन। आर्क उस स्किल को देखते ही बिल्कुल समझ जाता है कि वो क्या चीज़ है और अपनी डिवाइन शील्ड को इस्तेमाल कर देता है। आर्क को इस हमले के बारे में पहले से ही इसलिए पता चल गया क्योंकि आर्क ने पहले भी गेम के अंदर इस हमले को देखा हुआ है। आर्क ये भी कह रहा था कि होली शील्ड टेट्रस इन सारे अटैक्स को नलीफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, और वैसे भी इस लिज़ार्ड की हमले की वजह से मुझे एक स्टोन बनने का इरादा बिल्कुल नहीं कर रहा। आर्क उसी समय मौका देखते ही जजमेंट स्किल का इस्तेमाल करता है और उसकी होली स्वॉर्ड की वजह से उसकी पावर डबल हो जाती है। वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में मर जाता है और आर्क कहने लगता है क्या ये स्किल हमेशा से ही इतनी पावरफुल थी। मार्का आर्क की ताकत देख करके कहती है आप तो कमाल के हैं। उसी समय आर्क का ध्यान मार्का की तरफ फिर से जाता है और वो मार्का से कहने लगता है कि तुम प्लीज़ लोगों को मत बताना कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि आर्क ने मार्का की जान बचाई थी। इसलिए मार्का कहती है ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तभी उसी समय आर्क उस मॉन्स्टर के पैर पे एक रिंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ बढ़ रहा रहता है, लेकिन तभी वो रिंग गायब हो जाती है। उसी समय आर्क मार्का से पूछता है एक फैंग बोर्ड को दिखा करके कि क्या यही वो मॉन्स्टर है जो कि तुम्हारे विलेजर्स को हमेशा परेशान करता है। मार्का कहती है हाँ। तो फिर आर्क कहता है हम लोग इसी बोर्ड को ले जाएंगे विलेजर्स के लिए गिफ्ट की तरह। अगले सीन में दिखाया जाता है आर्क उस बोर्ड को पकड़ करके विलेज में ले आता है। सभी लोग उससे पूछते हैं आखिर आपने ऐसा कैसे किया, ये तो काफ़ी बड़ा है। आर्क उन लोगों से कहता है कि मैं इस बियर के फैंग और रूल ले लूँगा और बाकी सारी चीज़ें मैं मार्का को देना चाहता हूँ और आप लोग मीट अपने आप में बांट सकते हैं सभी विलेजर्स में। मार्का की मॉम उसी समय आकर के मार्का को गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि विलेज को छोड़ करके मत जाना। मार्का कहती है मैं तो आपकी मदद कराने के लिए मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करने गई थी। मार्का की मदद मार्का को खुश करने के लिए उसे थैंक यू कहती है। मार्का भी काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे विलेज के गार्ड्स आते हैं और आर्क से पूछते हैं क्या आपको जंगल में कोई भी दिक्कत हुई थी। आर्क कहता है उस जंगल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मैं जीत नहीं सकता। वो विलेजर्स कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें अच्छा लगा कि आप इतने ज़्यादा लकी हैं। तभी वहाँ पे मार्का भी आर्क को इशारा करती है और कहती है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी हमारे सीक्रेट के बारे में। अगले सीन में मार्का और उसकी फैमिली आर्क को बाय करने के लिए बाहर खड़े थे। तभी वहाँ पे मार्का की छोटी बहन हेलिना आगे जा कर के आर्क को एक फ्लावर का क्राउन देती है और उसके सर पे पहना देती है। तभी वहाँ पे मार्का भी आती है और कहती है पोंटा से अपना ख्याल रखने के लिए, और अब से पोंटा भी आर्क के साथ उसकी जर्नी पे जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक एरिया को जहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स किसी से लड़ रहे थे और वहाँ पे कुछ सोल्जर्स तो मूर्ति बने हुए थे।
तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक वही जायंट बेसिलिस्क मॉन्स्टर था जिसे कि आर्क ने एक बार मारा था। वो सभी सोल्जर्स मिल करके उस बेसिलिस्क को मार देते हैं। इस वाले मॉन्स्टर के पैर पे भी वही रिंग थी और वो रिंग वहाँ पे से गायब हो जाती है जैसे ही वो मॉन्स्टर मर जाता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोई किसी को रिपोर्ट दे रहा रहता है और बता रहा रहता है कि हमारे 38 सैनिकों को चोटें लगी और 15 सैनिक मारे गए उस बेसिलिस्क मॉन्स्टर को मारने में। वो आदमी एक और चीज़ कहता है कि मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ और ये काफ़ी ज़रूरी है। अगले सीन में वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आर्क ने उस मॉन्स्टर को मारा था। वो दोनों बंदे कहते हैं यहाँ पे तो एक और बेसिलिस्क मॉन्स्टर है और इसे देख करके लगता है कि इसे एक ही इंसान ने एक ही ब्लो में पूरी तरीके से मार दिया। और अगर इस बड़े से मॉन्स्टर को किसी एक ही इंसान ने मारा है तो फिर या तो वो एक गॉड होगा या फिर एक डेविल होगा। उसी समय हम लोगों को आर्क को भी दिखाया जाता है और वो कह रहा रहता है पोंटा से कि मैंने अपनी एक और जॉब कंप्लीट कर ली है लेकिन मैं अभी भी अपनी प्रोफाइल को लो ही रखना चाहता हूँ और ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बदली है। उसके बाद वो अपने हेलमेट की तरफ देखने लगता है और अभी भी उस हेलमेट के ऊपर वो फ्लावर का क्राउन था जो कि उसे हेलिना ने दिया था। फिर वो कहने लगता है कि मुझे लो प्रोफाइल रखने के साथ साथ मार्का जैसे और लोगों की मदद करनी है, इसलिए ऐप से मैं थोड़ी सी हार्ड क्वेस्ट भी लेने लगूंगा और थोड़े बहुत ताकतवर लोगों से मुकाबला भी कर लिया करूंगा। में हम लोगों को एक एल्फ वॉरियर को दिखाया जाता है जिसका नाम एरियाना रहता है। वो जंगल में चलते चलते कह रही थी कि मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है क्योंकि एल्फ रेस की ह्यूमंस के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। ह्यूमंस हमारे जगहों पे कब्जा करते जा रहे हैं। मैं एक लीडर की बेटी हूँ इसीलिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा और जितने भी बाकी एल्फ हैं उन्हें बचाने के लिए भी। तभी हरियाणा एक केव के पास पहुँचती है धीरे से और उस केव के अंदर से आर्क निकल रहा था। तभी हरियाणा कहती है कि मुझे सिल्वर लाइट को हराना होगा अगर मुझे कुछ करके दिखाना है तो। अगले सीन में हम लोगों को उस केव के अंदर कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि भाग रहे रहते हैं किसी से डर करके। उन लोगों को पीछे से आर्क आ रहा था, वो भी हंसते हुए। आर्क उन सभी लुटेरों को मार करके गिरा देता है और उसके बाद कहता है मैं हर दिन पैसे कमाने के लिए क्वेस्ट कंप्लीट करता रहता हूँ, मुझे इन सभी चीज़ों की आदत पड़ चुकी है और आज मैंने कुछ बैंडिट्स को मारने की क्वेस्ट को लिया है। आर्क जब उन सभी बैंडिट्स को अच्छे से मार लेता है उसके बाद वो देखता है कि वहाँ आगे की ओर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और किसी चीज़ को ढक के रखा गया है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारा गोल्ड रहता है। साथ ही में आर्क वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे पिंजरे रखे हुए हैं। आर्क बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और पोंटा से कहने लगता है हमें जितने सोने की ज़रूरत है उतना लेने के बाद चलो यहाँ से चलते हैं। अगले सीन में हम लोगों को एक जगह की लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि किसी सेलियस नाम के बंदे से रिपोर्ट मांग रहा था। सेलियस अपने मास्टर ट्राइटन से कहता है लॉर्ड लुवियर्ते की डॉटर लॉरेन के ऊपर जो असैसिनेशन का हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था वो फेल हो चुका है। ट्राइटन कहने लगता है मुझे लगा था कि वो सारे लुटेरे काफ़ी अच्छे हैं अपने काम में। सेलियस कहता है कि वो लोग अपने काम में कामयाब हो ही गए थे लेकिन तभी वहाँ पे कोई आ गया, वो एक मर्सनरी था और उसने सारे के सारे लोगों को साफ कर दिया वहाँ से। और हम लोगों ने जिन क्रीचर्स को लुवियर्ते की ज़मीन पे भेजा था वो लोग भी मारे गए हैं और वो बेसिलिस्क वही मॉन्स्टर्स थे जिन्हें की आर्क ने मारा था जब वो मार्का के साथ दवाइयाँ कलेक्ट करने गया था। ट्राइटन तभी कहने लगता है आखिर उतने ताकतवर मॉन्स्टर्स को किसने मारा होगा। आगे ट्राइटन ये भी कहता है कि हम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो प्रिंस ड्रेक के कहने पे कर रहे हैं। शायद वो लिवर्ते की ज़मीन पे कब्जा करने वाले हैं लेकिन लिवियर्ते की ज़मीन को वेस्टर्न एम्पायर के प्रिंस सेक्ट मदद कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर उसे पता चला कि हम लोग लॉरेन के असैसिनेशन के प्लान के पीछे थे और मॉन्स्टर भेजने के भी तो फिर वो हमें मार डालेगा। आगे टाइटन सेलियस से कहता है क्या तुमने मेरे बेवकूफ़ बेटे उडोलॉन को देखा है, अभी वो कहाँ पे होगा। सेलियस कहता है अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो वो कुछ प्रोडक्ट लेकर के बाहर गए हैं उन्हें पहुँचाने के लिए। टाइटन कहने लगता है आखिर उसे ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, वो फिर से मेरे कामों को बिगाड़ रहा है, उसकी वजह से कोई भी चीज़ आसान नहीं हो सकती। अगले सीन में हम लोगों को आर्क को दिखाया जाता है जो कि केव से बाहर निकल रहा था और कह रहा था कि विलेंस को लूट करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। तभी एरियाना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है आर्क को मारने के लिए। आर्क उसके हमले को बड़े ही आसानी से रोक देता है। लड़ते लड़ते आर्क एरियाना को देखता है और कहता है अपने मन के अंदर कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। तभी आर्क को याद आता है ये तो वही एल्फ लड़की है जिससे कि वो पहले देखा था। एरियाना तभी आर्क से कहती है कि उन बच्चों को वापस कर दो जिन्हें कि तुमने पकड़ रखा है। लेकिन तभी आर्क कहता है कि मुझे लगता है हमारे बीच में कोई गलतफहमी हुई है। एरियाना कहती है कि मुझे किसी इंसान से बात करने का मन नहीं कर रहा है और ऊपर से तुम एक लुटेरे भी हो। आर्क कहता है क्या तुम्हें मुझे देख करके लगता है कि मैं क्या कोई लुटेरा हूँ। एरियाना कहती है कि मुझे तो देखने से ही दया आ रही है ह्यूमंस के ऊपर कि अब उनके नाइट भी
लुटेरे बन चुके हैं। तभी एरियाना फिर से आर्क के ऊपर हमला करने वाली थी, तभी वो देखती है पोंटा को। तो फिर एरियाना कहती है ये तो वेंटू वल्पिस है। तो फिर आर्क कहता है आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। एरियाना बताती है कि ये एक स्पिरिट क्रीचर है और इसे किसी के साथ देखना बहुत ही मुश्किल बात है। स्पिरिट क्रीचर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और वो इंसानों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखे जाते, सिर्फ कुछ एल्फ्स के साथ ही स्पिरिट क्रीचर रहते हैं। आर्क बताता है कि भले ही वो एक ह्यूमन है, लेकिन जब उसने मदद की थी पोंटा की, तब से वो आर्क के ऊपर भरोसा करने लगी और उसके साथ ही रहने लगी। आरियाना कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक स्पिरिट क्रीचर है तो फिर तुम एक बुरे इंसान नहीं होंगे। आर्क कहता है मैं सही तरीके से पैसे कमाने के लिए बैंडिट्स के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वैसे तुम मुझे क्या बता सकती हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आरियाना तभी कहने लगती है कि मैंने सुना था कि कुछ लुटेरे एल्स को पकड़ रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पे बचाने आई थी। आर्क को भी तभी याद आता है कि उसने अंदर केज देखे थे। आरियाना अंदर जाने लगती है केव के। तो फिर आर्क कहता है अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एल्फ नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ के बैंडिट्स भी ख़त्म हो चुके हैं। आरियाना तभी कहती है कि मुझे काफ़ी देर हो गई। आर्क तभी आरियाना से पूछने लगता है कि यहाँ पे एल्फ को क्यों पकड़ा जा रहा है। तो फिर आरियाना कहती है कि एल्फ को इसलिए पकड़ा जा रहा है ताकि उन्हें स्लेव बना दिया जाए और स्लेव मार्केट में बेच करके काफ़ी पैसे कमाए जाए। आर्क कहने लगता है मैं चाहता हूँ तुम्हारी मदद करना, क्योंकि तुम पहली एल्फ हो जिससे मैं कभी मिला हूँ। एरियाना आर्क को कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए और उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन आर्क तभी अपने हाथों को जोर से बंद करता है और कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये उन क्वेस्ट की तरह है जिसमें एक सुंदर लड़की की मदद करनी है। तो इस मौके को दुनिया का कोई भी गेमर नहीं छोड़ने वाला। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्क अपने घर पे आकर के खाना खा रहा था। तभी वो सोचने लगता है आखिर मैं उस एल्फ लड़की से कैसे मिलूँ फिर से, क्योंकि वो चली गई मुझे छोड़ करके। तभी आर्क को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मुझे पता है हम लोगों को कहाँ जाना है। अगले सीन में आर्क डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके आसमान में ही उड़ते उड़ते जा रहा था। फिर वो एल्फ फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और वहाँ पे आगे चलते चलते सोच रहा था कि मुझे गिल्ड के लोगों ने बताया था कि यहाँ एल्फ के फॉरेस्ट में काफ़ी सारे एल्फ रहते हैं। तभी पोंटा को कुछ महसूस होता है, तो फिर वो इधर उधर देखने लगता है। आर्क को तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो भी गुस्से से किसी को पकड़ने के लिए। आर्क कहने लगता है कि कुछ जंगली लुटेरे घूम रहे हैं। अगले सीन में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक एल्फ रहती है और वो भाग रही रहती है। तभी वो गिर जाती है और उसके पीछे काफ़ी सारे लुटेरे आ रहे थे। तभी वो उसे पकड़ लेते हैं और अपने लीडर उडोलान से कहते हैं। उडोलान वहाँ पे आता है और कहता है ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, भले ही ये छोटे हैं लेकिन ये काफ़ी परेशान करते हैं। उडोलान तभी अपनी तलवार को निकालता है और उस छोटी बच्ची की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर वो अपनी तलवार से उस बच्ची के पैर के ऊपर एक कट लगा देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उस लड़की को भी उन लोगों के साथ बंद कर देता है। ये सारी चीज़ें आर्क भी देख रहा रहता है एक जगह से छुप करके। आर्क कह रहा रहता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस और एल्फ के बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता रहता है और ह्यूमन एल्फ के साथ कितनी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। उडोलान अभी भी उन सारी बच्चियों को परेशान कर रहा था पिंजरे में डालने के बाद भी। आर्क सोच रहा रहता है कि उस आरियाना नाम की लड़की ने मुझसे कहा था कि मैं एल्फ से दूर रहूं, लेकिन मुझसे अब ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं देखी जा रही। आर्क उन सभी लुटेरों को मारने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी वहाँ पे आरियाना आ जाती है और उन सभी लुटेरों को मारने लगती है। आरियाना तभी वहाँ पे किसी का हाथ काट देती है। तो फिर उडोलान डर जाता है और खुद को बचाने के बारे में सोच रहा रहता है। तभी वो पीछे एल्फ लड़कियों को देखता है। आरियाना ने सभी डाकुओं को लगभग मार ही दिया था। आर्क सोच रहा रहता है ये एल्फ काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर है और मुझे लगता है कि इसे मेरी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उडोलान तभी आरियाना से कहने लगता है कि वो अगर अभी नहीं रुकेगी तो फिर वो उनमें से एक बच्ची को मार देगा। आरियाना को ना चाहते हुए भी वहाँ पे रुकना पड़ता है। तभी वहाँ अचानक से उडोलान के पीछे आर्क आ जाता है डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके और उसे मुंह पे एक पंच मारता है। उस पंच की वजह से उडोलान का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। आरियाना भी फिर से सभी को मारना शुरू कर देती है। आर्क कह रहा रहता है कि तुम्हारी मदद मैं करूंगा एल्फ वॉरियर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सारे के सारे लुटेरे मारे जा चुके रहते हैं। आरियाना उन सभी छोटी बच्चियों के पास जाती है, वो सभी काफ़ी खुश हो जाती हैं। आरियाना उस केज के ताले की चाबी ढूंढ रही थी जिसके अंदर वो सारी बच्चियां बंद थी। तभी आर्क आगे न आने लगता है और कहता है चलो इन सारी बच्चियों को बाहर निकाला जाए पहले। आरियाना कहती है कि उसे आर्क की मदद नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। तभी आर्क उस ताले को पकड़ता है और उसकी चेन को तोड़ देता है, वो भी सिर्फ एक ही हाथ से पकड़ करके। और उसके बाद उन सभी बच्चों से वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी लड़कियाँ डर करके पिंजरे में पीछे की तरफ चली जाती हैं। तभी वहाँ पे आरियाना आती है तो फिर वो सभी उसके गले लग जाती हैं। आरियाना देखती है कि इन सभी बच्चियों के गले के ऊपर
माना ईटर कॉलर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये लोग नहीं भाग पाए। आगे वो ये भी कहती है कि मुझे इन्हें हटाना नहीं आता, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तभी आर्क आगे आता है और अनकर्स का इस्तेमाल करता है और वो कॉलर खोल जाता है। उसके बाद आर्क देखता है कि उस लड़की को चोट भी लगी है पैर पे, तो फिर वो हील का इस्तेमाल करता है और उसके पैर को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। आर्याना एकदम चौंक जाती है कि आखिर इसने ये कैसे किया, ये कर्ज भी हटा सकता है और हील भी कर सकता है। वो छोटी बच्ची आर्क को थैंक यू कहती है। आर्याना को भी समझ में आ जाता है कि आर्क कोई आम इंसान नहीं है। तभी आर्याना के पास एक बर्ड आती है। आर्याना उस बर्ड से कहती है कि मैंने 4 बच्चों को बचाया है, उन्हें लेने के लिए किसी को भेज दो। साथ ही में वो उस बर्ड को ये भी बता देती है कि कहाँ पे जाना है और वो बच्चियाँ कहाँ पे मिलेंगी। उस बर्ड के जाने के बाद आर्क वहाँ पे आता है और आर्याना से पूछता है आखिर वो बर्ड थी क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम उससे बात कर रही थी। आर्याना बताती है कि वो बर्ड एक विस्परिंग फाउल थी, साथ ही में वो एक स्पिरिट क्रीचर है जो कि उन सारी बातों को याद रखती है जो कि तुमने उनसे कही थी और उसे बता देती है जिसको तुम कहना चाहते हो। आर्क विस्परिंग फाउल के बारे में सुन करके काफ़ी खुश हो जाता है। तभी अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है 2 लोग आ गए थे उन बच्चियों को ले जाने अपने साथ। आर्क उन सभी लड़कियों से कहता है अगर उन्हें कोई भी परेशान करेगा तो आर्क उनकी मदद ज़रूर करेगा। वो सभी लड़कियां काफ़ी खुश हो जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं उन दोनों एल्फ के साथ। सभी के जाने के बाद आर्याना आर्क से कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और साथ ही में तुम्हें लेजेंडरी टेलीपोर्टेशन मैजिक भी करना आता है। आर्याना उस समय की बात को याद कर रही थी जब अचानक से उडोलान के पीछे आर्क आ गया था और उसे मार दिया। साथ ही में लास्ट में आर्याना ये कहती है आखिर तुम हो कौन इस दुनिया के अंदर। आर्क बताता है कि वो एक मर्सिनरी है जो कि घूमने निकला है और ये उसका दोस्त पोंटा है। आर्यन अपना पूरा नाम बताती है और कहती है कि वो एक एल्फ वॉरियर है। आर्याना और आर्क आगे बात करते उससे पहले ही आर्याना के भेजे हुए विस्परिंग फाउल का जवाब आ गया था। वो फाउल बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा था जिसे देखकर के आर्क काफ़ी खुश होने लगता है और उसे छूने ही जा रहा था। वो फाउल आगे बताता है कि अभी यहाँ पे जितने भी लुटेरे थे उनका हेडक्वार्टर्स विलेज ऑफ डियांतो में है और हम लोग बाकी एल्फ को बचाने जा रहे हैं डियांतो में, तो फिर तुम भी आ जाओ हमारे साथ। उस फाउल के वहाँ से जाने के बाद आर्याना आर्क से पूछती है आखिर तुम एक मर्सनरी हो ना, तो फिर तुम मुझे बताओ क्या मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ मेरी मदद कराने के लिए। आर्या आर्क से कहती है तुम एक मर्सनरी हो तो फिर क्या मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ। आर्क कहता है क्या तुम्हारे साथी मना नहीं करेंगे क्योंकि मैं इंसान हूँ। आर्या आर्क को बताती है कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट क्रीचर है और साथ ही में तुमने हमारी मदद की थी बच्चों को बचाने में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आर्क हाँ कह देता है। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तो फिर आर्या आर्क को थैंक यू कहती है उसकी मदद कराने के लिए। फिर आर्क गेट स्पेल का इस्तेमाल करता है और आर्या को अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेता है। आर्या काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वो लोग जहाँ जंगल में थे उससे काफ़ी दूर एक नदी के पास आ गए थे। आर्क कहता है कि हम लोग डियांतो सिटी के अंदर हैं, मैंने उस सिटी के अंदर टेलीपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग घबरा जाते। तभी आर्या आर्क से कहती है कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक को भी बिना चांटिंग के इस्तेमाल किया, वो सच में बहुत ही कमाल का है, इसीलिए वो सबसे अच्छा है उन लोगों की अभी मदद कराने के लिए। देन वो दोनों डियांतो सिटी के गेट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे आर्या अपने साथियों से मिलने के लिए एक जगह पे गई थी। तभी आर्या आर्क को ये बताती है कि कोई दांका नाम का साथी यहाँ पे आने वाला है उनसे मिलने। आर्क अपने मन में सोच रहा था कि आर्या कितनी सुंदर है, तो फिर उसके साथ काम करने वाले लोग भी शायद लड़कियां हों और वो भी सुंदर। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आते ही आर्क को घूरने लगता है। आर्क काफ़ी डर जाता है और उसे अजीब सा लगने लगता है। वो आदमी एक एल्फ रहता है। आर्क उसे देख करके अपने मन में सोच रहा रहता है कि ये एल्फ कितना गंदा दिखता है। साथ ही में ये एल्फ ही दांका है जिसका इंतजार कर रही थी आर्या। दांका तभी आर्या से पूछता है आखिर ये कौन है। आर्या बताती है कि ये आर्क है और ये हमें मदद कराएगा। तभी आर्या वहाँ आर्क और डांका से कहती है कि हम लोगों को एक जगह ढूंढने के बाद वहाँ पे बैठ करके बात करनी चाहिए। देन उसके बाद वो सभी एक जगह ढूंढ लेते हैं। डांका और आर्या खाना ऑर्डर कर रहे थे लेकिन आर्क कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसे डर लग रहा था कि शायद इन लोगों को पता न चल जाए कि वो एक स्केलेटन है। आर्क डांका से बात करने की कोशिश करता है लेकिन डांका किसी और चीज़ के बारे में आर्या से बात करने लगता है। आर्क तभी सोचता है इस डांका नाम के इंसान ने मुझे इग्नोर कर दिया। आर्या तभी डांका को बताती है कि एल्फ फॉरेस्ट में लड़कियों को बचाने में आर्क ने ही उसकी मदद की थी और आर्क सिर्फ एक आम मर्सनरी नहीं है, उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक करना भी आता है। आर्क कहता है यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक की बात हो रही है तो मैं उसकी कुछ लिमिट तक ही यूज़ कर सकता हूँ। डांका तभी कहता है कि इस आर्क नाम के इंसान के पास एक स्पिरिट बीस्ट है और साथ ही में ये टेलीपोर्टेशन मैजिक भी जानता है, मतलब कि ये हमारे काम आ सकता है।
उसके बाद वो उन दोनों को बताता है कि उन लोगों को जो रेस्क्यू मिशन कंप्लीट करना है उसे कंप्लीट करने के लिए रात का वक्त सबसे सही होगा, इसीलिए वो लोग रात को अपना काम करना शुरू करेंगे। तभी आर्क वहाँ से उठता है और उन दोनों से कहता है कि अभी रात होने में काफ़ी समय है, तो फिर मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। आर्या कहती है कि तुम शायद मर्सनरी गिल्ड जा रहे होगे क्योंकि तुमने अपनी क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है और तुम्हें अब रिवॉर्ड चाहिए होगा, तो फिर हम लोग तुम्हारा यहाँ पे वेट करेंगे। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तुम यहाँ पे आ जाना। आर्क कहता है कि मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आर्क के वहाँ से जाने के बाद डांका आर्या से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी किसी अनजान इंसान से मदद लोगी। तो फिर आर्यन डांका को बताती है कि यहाँ आने से पहले अगर आर्क ने उसकी मदद वहाँ लुटेरों के पास नहीं की होती तो फिर आर्या वहाँ पे पकड़ी गई होती। डांका तभी आर्या से कहता है कि तुमने पहले ओवर कॉन्फिडेंस में काफ़ी बड़ी गलती कर दी थी। आर्या कहती है कि मुझे यकीन है मेरी बड़ी बहन अगर मेरी जगह होती तो वो बिना उसकी मदद के भी वहाँ की सारी चीज़ें संभाल ली होती। डांका आर्या से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इवन जीत गई होती बिना अपने आप को खतरे में डाले बगैर, लेकिन खुद को उससे कंपेयर करना बेकार है क्योंकि आगे चल के तुम भी उसके आसपास पहुंच ही जाओगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉयड को काफ़ी सामान मिला रहता है बैंडेड्स की लूट को बेचने के बाद। फिर आर्क वहाँ की सारी दुकानों को देखता है और कहता है अभी पहला काम मुझे ये करना है कि यहाँ से खाना खरीद के जल्दी से खाना है। तभी लॉयड ज़ोर से चिल्लाता है कि हम लोगों को काफ़ी काम करना है, इसीलिए अपनी बोन्स को थोड़ा ठंडा कर लेना चाहिए। अगले सीन में हमें उन सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें कि पकड़ के रखा गया था। वहाँ पे कुछ लुटेरे आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इन लड़कियों को हमें कल भेजना होगा। तभी उन सभी लड़कियों में से एक लड़की आगे आती है और उन लोगों से बोलने लगती है कि एल्फ वॉरियर्स यहाँ पे आएंगे और हम लोगों को बचा लेंगे तुम लोगों को मार करके। वो सभी लुटेरे वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक लुटेरा आगे जा करके उस लड़की को पकड़ता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्या डांका और आर्क तैयार थे उस जगह पे जाने के लिए जहाँ पे उन लड़कियों को बंदी बना के रखा गया है। साथ ही में उन सभी का पीछा एक निंजा कर रही थी। आर्क और बाकी सभी उस जगह पे जल्दी ही पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि दरवाजे पे कुछ लोग खड़े हैं। उन लोगों को देखने के बाद आर्या और डांका कहते हैं कि हमें लगता है कि इन लोगों से लड़ करके ही अंदर जाना पड़ेगा। तभी आर्या ये भी कहती है कि यहाँ पे बाहर कुछ लोगों को मारने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम लोग अंदर के सभी लोगों को वैसे भी मारने वाले हैं। तभी आर्या आर्क से कहती है क्या तुम हम लोगों को वहाँ उस खिड़की के पास टेलीपोर्ट कर सकते हो। आर्क उन लोगों को पकड़ता है और अपनी डायमेंशन मूव से थोड़ी ही दूरी में टेलीपोर्ट कर देता है उस खिड़की के पास। आर्या तभी आर्क से पूछती है आखिर तुम सच में हो कौन। डांका भी कहता है ये सच में कमाल का था। तो फिर आर्क कहता है मैं सिर्फ एक आम मर्सनरी हूँ। फिर उसके बाद आर्या उस खिड़की से अंदर जाने लगती है लेकिन वो फंस जाती है और जब वो खिड़की से बाहर निकलती है तो फिर वो गिर भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्क अपनी डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके डांका को भी अपने साथ अंदर ले आया था आराम से। आर्या यही सोच रही थी कि आर्क अपने मैजिक से ऐसी चीज़ें भी कर सकता है। फिर वो सभी जब अंदर जा कर के चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ के कुछ लुटेरों को सोते वक्त ही किसी ने मार दिया है गला काट के। डांका कहता है कि लगता है हमारे अलावा भी यहाँ पे कोई आया है। फिर वो तीनों फैसला करते हैं अलग अलग जा कर के उन लड़कियों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने का। आर्क अपनी डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके हवा में उड़ते उड़ते ही जा रहा था वहाँ से। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इस वजह से उसके फुटस्टेप्स जमीन पे नहीं रहेंगे। फिर आर्क डायमेंशन मूव का एक और बार इस्तेमाल करता है और वहाँ के एक कमरे के अंदर चला जाता है बिना दरवाजा खोले। आर्क अंदर देखता है तो वहाँ पे भी सारे लुटेरे मरे हुए थे पहले से ही। तभी वहाँ आर्क के ऊपर कोई कुलाई से हमला करता है। आर्क उस हमले को रोक देता है अपने आर्मर से। तभी वो इंसान वहाँ सामने आता है जिसने कुलाई से हमला किया था आर्क के ऊपर, और वो वही छोटी सी शैडो निंजा थी जो कि आर्क और बाकी सभी का बाहर से ही पीछा कर रही थी। वो निंजा आर्क के ऊपर काफी सारे हमले करती है लेकिन आर्क उससे सारे के सारे हमलों से बच जाता है। तो फिर वो निंजा थोड़ा पीछे चली जाती है। उसके बाद आर्क कहता है तुम तो एक निंजा हो। आर्क साथ ही में देखता है कि ये निंजा एक डमी ह्यूमन है जिसके कान हैं। फिर आर्क काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक डमी ह्यूमन निंजा से मिलने का मौका मिला। वो लड़की कहती है तुम्हें कैसे ये निंजा नाम का वर्ड पता है। आर्क उस लड़की से कहता है तुम सर से पैर तक पूरी तरीके से निंजा दिख रही हो तो मुझे कैसे नहीं पता चलेगा। वो लड़की अपने हथियार को नीचे कर लेती है और आर्क से कहती है लगता है कि तुम उन लुटेरे में से एक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास एक स्पिरिट बीस्ट भी है, और क्या तुम यहाँ पे उन एल्फ को बचाने आए हो। आर्क जब हाँ कहता है तो फिर वो निंजा आर्क को एक डॉक्यूमेंट दे देती है और ये भी बताती है कि वो एल्फ
नीचे तहखाने में है। साथ ही में वो निंजा पोंटा को एक बेरी देती है। पोंटा कूद करके उसके पास जाता है और उस बेरी को लेकर के काफी खुश हो जाता है। देन वो निंजा वहां से जाते वक्त एक आखिरी चीज बताती है कि यहाँ के लॉर्ड के मेंशन में 2 एल्फ फंसे हुए हैं, अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो तुम वहां जा सकते हो। फिर वो वहां से चली जाती है। आर्क सोच रहा रहता है कि उसे तो नाम पूछने का भी मौका नहीं मिला। फिर आर्क उस लेटर के बारे में सोचने लगता है कि आखिर ये है क्या। उसके बाद वो डांका और आर्या के पास जाता है और उन्हें लेटर दिखाता है। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था एल्फ को खरीदने और बेचने की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में। वहां से उन्हें ये भी पता चलता है कि दियांतों का लॉर्ड भी एल्फ को पकड़ करके बेचता है। आर्या आर्क से पूछने लगती है आखिर तुम्हें ये लेटर कहाँ से मिला। आर्क अपने मन में सोचता है कि मुझे इस निंजा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर वो उन दोनों से कहता है कि मैंने एक लुटेरे को पकड़ा और उसे मार करके ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। आर्या कहती है कि हमें यहाँ का काम खत्म करके जल्दी से लॉर्ड के कासल पे जाना चाहिए। तभी वहाँ पे कुछ और लुटेरे भी आते हैं। आर्या उन सभी को जला करके राख कर देती है और वहाँ का रास्ता खोल देती है। आर्क और बाकी सभी के लड़ने की वजह से वहाँ पे काफी शोर हो रहा था, इसीलिए उन सभी लड़कियों को लग रहा था कि उन्हें बचाने के लिए कोई आया है। तभी वहाँ पे आर्या और डांका अंदर आते हैं। उनके साथ आर्क भी आता है और आर्क आते ही वहाँ के उस केज को खोल देता है अपने हाथों से। वो लड़कियां आर्क से डर जाती हैं, तो फिर वो लड़कियां तुरंत आर्या के पास चली जाती हैं। आर्क उन सभी को गेट का इस्तेमाल करके वहां से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। फिर वो एंटी कर्स का इस्तेमाल करता है और उनके कॉलर्स को खोल देता है। डांका कहने लगता है आखिर तुमने इतनी आसानी से इस सीलिंग कर्स को कैसे खत्म कर दिया। वो सभी लड़कियां आर्क से काफी खुश हो जाती हैं और उसे थैंक यू कहती हैं। डांका फिर आर्या से कहता है कि अभी सारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। तो फिर डांका सारे बच्चों को लेकर के वापस एल्फ विलेज में जाएगा। तो फिर आर्क और आर्या कहते हैं कि वो लोग कैसल के अंदर सारी चीजों को खत्म कर देंगे और लड़कियों को बचा लेंगे। फिर आर्क अपनी डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करता है और कैसल के ऊपर जाने लगता है उड़ करके। उसके साथ आर्या भी जा रही थी। वो सभी लड़कियां कह रही थी कि वो दोनों अकेले ही जा रहे हैं, तो क्या वो लोग ठीक रहेंगे, मुझे उनकी चिंता हो रही है। डांका कहता है उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो लोग किसी के नजर में आए बगैर ही उन लोगों को बचा के ले आएंगे। तभी वहाँ कासल के ऊपर एक बड़ा सा धमाका होता है, जो कि शायद आर्क ने किया होगा। डांका के पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो कहता है कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो निंजा खड़ी थी एक जगह पे और उसके साथ एक और निंजा था। साथ ही में वो लड़की उस दूसरे निंजा को बता रही थी कि उस नाइट को निंजा वर्ल्ड के बारे में पता था, जो कि काफी मजेदार बात है, इसीलिए शायद हम लोग फिर से मिले। हमें टाइटन को दिखाया जाता है जो कि वुडन को डांट रहा था कि वो काम सही से नहीं कर पाया और एल्स को नहीं पहुंचा पाया स्लेवरी करने के लिए। और हम लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि वुडन को काफी सारी चोटें लगी हुई हैं क्योंकि आर्क ने उसे मारा था। तभी वहाँ पे टाइटन कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ एल्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्क डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके आर्या को अपने साथ टावर के अंदर ले जाता है, बेल टावर के अंदर। वहाँ पे कुछ गार्ड उन लोगों को देख लेते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर आर्क वहाँ पे वेपन स्लैश का इस्तेमाल करता है। उन सभी गार्ड्स को कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पे धमाका हो जाता है। तो फिर इसी मौके का फायदा उठा करके वो लोग नीचे की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे आर्या कहती है तुमने ये काफी खतरनाक हमला किया था। अभी आगे हमें दिखाया जाता है सभी गार्ड एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और प्लानिंग कर रहे रहते हैं कि वो लोग कैसे आर्क और आर्या को रोकेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है आर्क उन सभी गार्ड्स के बगल में ही खड़ा था एक स्टैचू बन करके। तभी आर्या निकलती है और कहती है हमें कम से कम ध्यान इकट्ठा करके वहाँ पे पहुँचना चाहिए जहाँ पे वो लड़कियाँ हैं। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है टाइटन का एक बटलर आकर के उसे बताता है कि हमारे यहाँ पे कुछ घुसपैठिए आ गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उसके पीछे एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो दरवाज़ा टूट जाता है और वहाँ पर से आर्क और आर्या आते हैं। वुडन जैसे ही उन लोगों को देखता है उससे पसीने आने लगते हैं और वो बहुत ही डर जाता है। वहाँ पे वो दोनों लड़कियां भी थीं जिन्हें की पकड़ के रखा गया था और वो लोग आर्या को देख करके काफी खुश होती हैं क्योंकि आर्या उन्हें बचाने आई थी। वुडन वहाँ से एक सांप बन के बिना किसी के नजर में आए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आर्या टाइटन को मारती है और उसको बेहोश कर देती है। टाइटन की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि आर्या ने बेरहमी से उसे मारा था। फिर आर्या उन दोनों लड़कियों को जाकर के खोल देती है और बचा लेती है। तभी हम लोगों को वुडन को दिखाया जाता है जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे आर्क अपना हाथ मारता है दीवार के ऊपर और वुडन रुक जाता है और रोने लगता है। तभी वो बेहोश होकर के गिर जाता है। उसी समय हमें दिखाया जाता है आर्क जहाँ पे हाथ मारा था वहाँ की दीवार टूट जाती है और उसके पीछे एक हिडन रूम था। आर्क और पोंटा की आंखें चमकने लगती हैं और वो लोग कहते हैं हमारा काम तो बन जाएगा। तभी आर्या आर्क की तरफ देखती है कि आर्क को कोई मदद चाहिए। आर्क कहता है तुम अपना ख्याल रखो वहाँ पे। उसी समय में दिखाया जाता है आर्या ने जिन दोनों लड़कियों को खोला था
वो लोग वुडन को मारने के लिए तैयार थे। वुडन के पसीने छूट रहे थे और वो रो रहा था क्योंकि उसे मार पड़ रही थी। आर्क भी ये देखकर ही हैरान था कि कैसे कोई इतनी बेरहमी से किसी को मार सकता है। तभी वहाँ पे टाइटन को बचाने के लिए और गार्ड्स आते हैं। आर्क आर्या से कहता है कि तुम इन लोगों को थोड़ा देर तक बिजी रखो, मुझे एक काम है। आर्या उन सभी के ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक करती है और उन सभी को वहीं पे रोक देती है और उन लड़कियों को यहाँ से खुद से बाहर निकलने के लिए कहती है क्योंकि बाहर डांका उनका वेट कर रहा है और वो उन लोगों को एल्फ विलेज लेते जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है आर्क को जो हिडन रूम मिला था उसके अंदर काफ़ी सारा गोल्ड था। आर्या तभी वहाँ पे आती है। आर्क थोड़ा घबरा जाता है। तभी वो आर्या को बताता है कि अगर ये लोग फिर से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर इन्हें पैसा चाहिए और अगर हम लोग इनकी मनी को ले लेंगे तो फिर इन लोगों को काफ़ी समय लगेगा फिर से खड़े होने में। आर्या तभी आर्क से कहती है कि तुम कितने समझदार हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हो। आर्य तभी आर्या के बारे में सोचने लगता है और कहता है इसने मेरी बातों को कितनी आसानी से मान लिया, ये कितना अच्छा बात है। तभी वहाँ कासल में ढेर सारे धमाके होते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा कासल ढहने लगता है। आर्य कहता है डांका ने ये तो नहीं किया होगा और रही बात आर्या की, वो तो मेरे साथ ही थी तो वो भी नहीं कर सकती, आखिर ये किसने किया होगा। मुझे जहाँ तक लगता है तो ये काम सिर्फ और सिर्फ वो मिंजा कर सकती है। फिर उसके बाद आर्क आर्या को लेकर के और ढेर सारे गोल्ड को लेकर के बाहर आ जाता है। आर्या उससे कहती है थैंक यू क्योंकि तुमने हमारी बहुत मदद कराई। उसके बाद वो थोड़े पैसे देती है लेकिन कहती है तुम्हारे पास पहले से ही बहुत है, इससे ज़्यादा मदद नहीं होगी। क्या तुम हमारे साथ एल्फलैंड्स आना चाहोगे? हम लोग तुम्हारा वहाँ पे स्वागत करेंगे और हम सभी एल्फ ये भी चाहेंगे कि तुम आगे भी हमारी मदद करते रहो। आर्क को एल्फ विलेज जाने का बहुत मन कर रहा था और इसीलिए वो काफ़ी खुश भी हो जाता है। आर्या तभी बताती है कि तुम्हें वहाँ पे रुकना है थोड़े समय के लिए तो फिर तुम्हें एल्डर से मिलना होगा, लेकिन उस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आर्क कहता है कि वो एक एल्डर है तो शायद उसे मेरे सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा कि मैं एक स्केलेटन नाइट हूँ। आर्क तभी आर्या से कहता है क्या हम लोगों को सच में एल्डर से मिलना होगा? आर्या कहती है वो एक भरोसेमंद इंसान है तो उनसे मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आर्क तभी आर्या से कहता है चाहे जो भी हो वो अपनी हेलमेट को कभी भी नहीं उतार सकता। आर्या कहती है एल्डर से मिलने के लिए तुम्हें हेलमेट को तो उतारना पड़ेगा और अपना चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर आर्क कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो शायद तुम अपनी तलवार से मेरे को मारने की कोशिश करो। आर्या कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला ना करूंगी, इस चीज़ का वादा करूं तो क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओगे? आर्क तभी आर्या का चेहरा देख रहा था और सोच रहा था पहले तो मैं बस इसकी मदद करना चाहता था लेकिन अब मुझे इसके साथ ट्रैवल करने का मन कर रहा है। फिर वो अपने हेलमेट को उतार देता है। आर्या उससे पूछने लगती है आखिर तुम्हें हुआ क्या? आर्क बताता है कि उसे खुद भी कुछ भी नहीं मालूम है और उसे लगता है कि ये शायद किसी तरीके का कर्स है जो कि उससे सोते वक्त मिल गया। आर्या तभी ध्यान से आर्क को देखती है और कहती है तुम एक अनडेड तो नहीं हो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर सोल करप्शन होता, साथ ही में तुम हीलिंग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो और सबसे ज़रूरी बात तुम्हारे पास एक स्पिरिट क्रीचर भी है जो कि ये सबूत है कि तुम बुरे नहीं हो और तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कराई और काफ़ी लोगों को बचाया भी। और इसीलिए मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि हम सभी एल्फ मिल करके तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखेंगे और अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर एक कर्ज की वजह से हुई हैं तो फिर एल्डर शायद तुम्हारी मदद करा सकते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी नॉलेज है। आर्क कहता है कि मुझे इस कर्ज से छुटकारा पाने के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर आर्या कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर फैसला हो गया, हम लोग जा रहे हैं सीधे एल्फ विलेज के लिए। फिर आर्क और आर्या हाथ मिलाते हैं अपने सफ़र की शुरुआत के लिए और इसी के साथ उनका सफ़र शुरू होता है। अगले सीन में हम लोगों को रोडन किंगडम का कासल दिखाया जाता है जो कि कैपिटल में है। वहाँ पे हम लोगों को किंग कार्लोन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे सेक्ट से बात कर रहे थे जो कि फर्स्ट प्रिंस हैं और यहाँ पे बात हो रही थी कि दियांतों के लॉर्ड के बारे में क्या किया जाए क्योंकि उनके ऊपर एल्फ ने आरोप लगाए हैं कि वो एल्फ को स्लेवरी करवाते थे। लेकिन सेकंड प्रिंस ड्रैकरस इस बात से सहमत नहीं लग रहा था क्योंकि वो भी दियांतों के लॉर्ड के साथ मिला हुआ था। तभी किंग सभी से कहते हैं कि हम लोगों को दियांतों के लॉर्ड के ऊपर पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने बिना सबूत के सज़ा तो नहीं दे सकते। तभी वहाँ पे सेकंड प्रिंसेस कहती हैं कि अगर सच में दियांतों के लॉर्ड ने एल्फ्स को स्लेव बनाया है तो फिर ये ट्रीटी का उल्लंघन है जिसकी वजह से उन्हें मौत की सज़ा देनी चाहिए। सेक्ट तभी कहता है कि हम लोगों को असलियत को इसीलिए सबसे जल्दी पता करना चाहिए और उसके बाद दियांतों के लॉर्ड को सज़ा देना चाहिए या फिर उन्हें रिहा कर देना चाहिए और साथ ही में एल्फ्स के साथ बात करने के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि वो लोग हमारे किंगडम के खिलाफ कोई रेबेलियन ना शुरू कर दें। किंग सेकंड प्रिंसेस को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से लिम्ब्यूट जा कर के
वहाँ पे एल्फ्स के साथ बात करके सारी चीज़ों को सुलझा लें ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। उसके बाद किंग को छोड़ कर के वो सभी वहाँ से अपने अपने काम पे निकल जाते हैं और वहीं पे डार्केस ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था और गुस्से में लग रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है आर्क और आर्या निकल पड़े थे अपने सफ़र पे जहाँ पे वो लोग एल्फ विलेज जा रहे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पे रात हो जाती है और डांगा का स्पिरिट क्रीचर आ करके आर्या को बताता है कि लाला टोया में पहुंच चुके हैं डांगा और बाकी एल्फ सही सलामत। लाला टोया एल्फ विलेज का नाम है। आर्क तभी वहाँ पे आर्या से पूछता है कि अभी हम लोगों को कितने दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में। आर्या बताती है कि सिर्फ 3 दिन। अगले सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस यूरियाना अपनी मेड फेरेना के साथ खड़ी थी एक जगह पे। तभी वहाँ पे वो चाय पीने लगती है और काफ़ी चिंता में लग रही रहती है। तो फिर फेरेना यूरियाना से कहती है कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है क्या। यूरियाना कहती है मुझे लगता है कि डार्करेस डियांतो के लॉर्ड के साथ मिला हुआ था सारी चीज़ों को करने में, और अगर ऐसी बात सच में है तो फिर बड़े भाई सेक्ट डार्करेस को नहीं छोड़ेंगे। और यूरियाना ये भी कहती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिम्ब्यूट में जा कर के ही एल्फ से बात कर सकते हैं क्योंकि वहीं से ही एक जगह है जहाँ पे एल्फ से ट्रेड किया जाता है। और साथ ही में यूरियाना अपनी बड़ी बहन से मिलना भी चाहती है जिसकी शादी वहाँ लिम्ब्यूट की ड्यूक के फैमिली के अंदर हुई है। तभी फेरेना कहती है कि इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है आर्या और आर्क भी पहुंच चुके थे लाला टोया के पास। तभी आर्क अपने सामने देखता है एक बड़े से गेट को। आर्या बताती है कि 3 दिन का सफ़र पूरा करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इस दरवाजे के दूसरी तरफ ही लाला टोया विलेज है। आर्क और आर्यन गेट के बाहर खड़े थे एल्फ विलेज के। आर्यन आर्क से कहती है कि वो अंदर जाकर के परमिशन लेकर के आती है आर्क को अंदर ले जाने के लिए, और अंदर जाकर के बातचीत करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो फिर आर्क कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे इंतज़ार करेगा। फिर इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है। आर्यन तभी आती है और कहती है कि वो माफ़ी चाहती है, परमिशन लेने में काफ़ी देर हो गई और उससे परमिशन मिल चुकी है। फिर वो लोग अंदर जाने लगते हैं। आर्यन उसे वहाँ पे ले जाती है जहाँ पे एल्डर्स रहते हैं। आर्यन अपने फादर से आर्क को मिलाने के लिए ले जा रही थी। आर्यन के फादर आर्क को बताते हैं कि उनका नाम दिलान लाला टोया है और वो इस विलेज के एल्डर हैं। साथ ही में आर्यन की मदर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि उसका नाम ग्लेनिस है। आर्क भी अपना नाम बताता है और कहता है वो एक ट्रैवलिंग मर्सनरी है। दिलान तभी आर्क को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसने आर्यन की मदद की थी एल्फ को बचाने में। फिर दिलान आर्याना और आर्क को अंदर बुलाते हैं। आर्क वहाँ पे सारी चीज़ें दिलान को सही तरीके से बताता है कि दियांतो के लॉर्ड ने किस तरीके से कुछ लड़कियों को पकड़ रखा था और आर्याना और आर्क ने उन्हें बचाया। दिलान तभी कहते हैं कि उन्हें सारी की सारी बातें एल्डर्स को समझानी पड़ेंगी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्योंकि आखिर में उन लोगों ने उन लड़कियों को बचाने के लिए दियांतो के लॉर्ड के ऊपर हमला किया था। तभी ग्लेनिस वहाँ पे थोड़ा सा खाना लेकर के आती है। आर्क अपने हेलमेट को उतार देता है। ग्लेनिस और दिलान को कोई भी दिक्कत नहीं रहती है क्योंकि उन्हें सारी की सारी बातें आर्यन ने बता दी थी। फिर अगले दिन आर्यन और दिलान जाते हैं एल्डर्स की मीटिंग में। चीफ एल्डर सभी से कहते हैं कि उन्हें बताया जाए सारी की सारी किडनैपिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। दूसरी तरफ ग्लेनिस आर्क को दिखा रही थी कि विलेज में क्या क्या है। तभी ग्लेनिस कहती है कि वो आर्क के साथ एक स्पेयर करना चाहती है। एल्डर्स की मीटिंग में सभी बात कर रहे थे कि ह्यूमंस ने 400 ईयर्स पुरानी ट्रीटी को तोड़ दिया है, इसलिए उन लोगों को रोडेन किंगडम को एक नोटिस भेजना चाहिए ताकि वो लोग आकर के इनमें सारी चीजें एक्सप्लेन करें। लेकिन फिर भी हम लोगों ने भी एक लॉर्ड की होम को अटैक करके ज्यादा अच्छी चीज नहीं की, और अब उन लोगों को ध्यान से देखना है कि आखिर रोडेन किंगडम क्या करता है इसके बदले। अगले सीन में दिखाया जाता है ग्लेनिस और आर्क आपस में फाइट करने वाले थे वुडन स्वॉर्ड से। ग्लेनिस कहती है कि वो बस ये देखना चाहती है कि आर्क आखिर कितना ताकतवर है, क्योंकि आर्यन उसके साथ ट्रैवल कर रही है और जरूरत पड़ने पे आर्क आर्यन को बचा सकता है या नहीं। ग्लेनिस की बात खत्म होते ही ग्लेनिस आर्क के ऊपर हमला कर देती है। आर्क ग्लेनिस के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता और तुरंत ही गिर जाता है। ग्लेनिस आर्क से कहती है कि वो आखिर किस तरीके से अपने आप को और अच्छा कर सकता है। आगे ग्लेनिस और आर्क काफी बार लड़ते हैं लेकिन आर्क हर बार हार जाता है। अगले सीन में आर्यन और दिलान घर जा रहे रहते हैं। तभी दिलान आर्यन को बताते हैं कि तुम्हारी बहन की अगले साल शादी होने वाली है। आर्यन ये सुनकर के काफी चौंक जाती है क्योंकि उसकी बहन ने कहा था कि वो शादी नहीं करेगी। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए एक लड़की आती है और आर्यन को गले लगा लेती है। वो लड़की आर्यन की बहन इविन थी। इविन आर्यन से मिलकर के काफी खुश थी। तो फिर दिलान यहाँ से चले जाते हैं। इविन आर्यन से कहती है कि उसने सुना कि आर्यन ने काफी लोगों को बचाया है। आर्यन कहती है हाँ उसने सही कहा, और साथ ही में ये भी पूछती है कि क्या सच में इविन शादी करने वाली है। इविन कहती है कि हाँ ये बात सच है। अगले सीन में दिखाया जाता है आर्क को और ग्लेनिस को, जो कि अभी तक लड़ रहे थे जबकि शाम हो गई थी।
आर्क ग्लेनेस को हराने की पूरी कोशिश कर रहा था। साथ ही में आर्क ने एक बार डायमेंशन लिंक का इस्तेमाल किया था, लेकिन ग्लेनेस तभी तक उसे हरा देती है फिर से, और उससे कहती है कि काफी शाम हो चुकी है और अब इन लोगों को जाना चाहिए। अगले सीन में वो लोग घर आ चुके थे और वहाँ पे आर्यन भी थी। तभी वहाँ पे दिलन भी आते हैं और कहते हैं कि उन्हें आर्क से कुछ बात करनी है। वो बात ये थी कि दिलन चाहते हैं आर्क आगे भी उनके लोगों को बचाने की कोशिश करता रहे, और साथ ही में वो हायर करना चाहते हैं आर्क को, ताकि वो आगे भी आर्यन की मदद करता रहे। लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर वो पेमेंट के तौर पे आर्क को बताएंगे कि वो अपना कर्ज कैसे तोड़ सकता है। दिलन आर्क को बताते हैं कि लॉर्ड क्राउन के पास एक लेक है जहाँ पे किसी भी कर्ज को तोड़ा जा सकता है। साथ ही में उस जगह पे ड्रैगन लॉर्ड्स रहते हैं। साथ ही में लॉर्ड क्राउन एक रेयर तरीके का ग्रेट ट्री है जो कि वहाँ पे उगता है जहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड अपने घर बनाते हैं। आर्क कहता है कि वो सारी चीजें समझ गया है, लेकिन शायद ड्रैगन लॉर्ड से उन लोगों को कोई खतरा ना हो। आर्यन कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी उसके साथ ही जाएगी। डेमन भी तभी कहते हैं कि क्या आर्क उन लोगों की मदद कराएगा। आर्क कहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उनकी मदद कराएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है आर्क सोने वाला रहता है। तभी वो सोचता है कि वो इस तरीके से क्या सच में अपने कर्ज की वजह से दिखता है, और अगर ऐसी बात है तो वो अपनी अनकर्स एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक भी कर सकता होगा। फिर उसके बाद आर्क अपने हाथ के ऊपर अनकर्स मैजिक का इस्तेमाल करता है। वैसे करने से आर्क का हाथ वापस से ठीक हो जाता है। ये देख करके आर्क काफी जोर से चिल्लाता है। हमें आर्क को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ वापस से नॉर्मल हो जाता है। आर्क बार बार अपने हाथ को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसका हाथ वापस से स्केलेटन बन जा रहा था। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है आर्यन को, जो कि आर्क के साथ जा रही थी कैपिटल सिटी रोडेन किंगडम के। आर्क को भी पता चल चुका था कि उसका कर्ज तोड़ा जा सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं। फिर वो लोग रास्ते में एक जगह पे रुकते हैं। आर्यन वहाँ पे बताती है आर्क को कि वो लोग फॉरेस्ट के रास्ते से जाएंगे तो ज्यादा शॉर्टकट रहेगा। तभी वहाँ पे एक वेटेस आती है और कहती है वैसा खतरनाक होगा करना, क्योंकि इस समय फॉरेस्ट के अंदर हाउंटेड वुल्व्स हमला कर रहे हैं लोगों के ऊपर। आर्यन तभी कहती है कि हम लोगों को उनसे खतरा नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों ने जैसा प्लान किया था उसी तरीके से हम लोग फॉरेस्ट से जाएंगे। तभी हम लोगों को यूरियन को भी दिखाया जाता है जो कि लिम्बी जा रही थी अपनी बहन से मिलने और एल्फ से बातें करने। उसके साथ उसकी मेड भी रहती है और उन लोगों की कैरेज के ऊपर बाहर से कोई नजर रख रहा था। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है आर्क और आर्यन को। आर्यन चलते चलते आर्क को बता रही थी कि यहाँ पे हाउंटेड वुल्फ दिखते हैं, उनका फर काफी ज्यादा ही अच्छा होता है, इसलिए उन्हें परफेक्ट गिफ्ट माना जाता है एक ब्राइड के लिए। और आर्यन की बहन की शादी भी होने वाली है जल्दी ही। आर्क कहता है कि वो समझ गया आर्यन उसे गिफ्ट करना चाहती होगी अपनी बहन को। उसी समय पोंटा को कुछ महसूस होता है, तो फिर आर्क कहता है शायद हाउंटेड वुल्फ आ गए हैं। हाउंटेड वुल्फ तभी आर्क के पीछे से हमला करते हैं। आर्क उन सभी को काट के रख देता है बीच से, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन रहता है और बाकी के वुल्फ काट लेते हैं आर्क को, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता अपनी आर्मर की वजह से। आर्क को याद आता है कि हाउंटेड वुल्फ पैक में अटैक करते हैं और वो इल्यूजन भी इस्तेमाल करते हैं। आर्यन भी तभी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और काफी सारे वुल्फ को मारने लगती है। तभी वहाँ पे उस वुल्फ पैक का लीडर आ जाता है। आर्क डिमेंशन मूव से उसके पीछे जा करके उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो वुल्फ कूद करके उसे डॉज कर देता है। आर्क देखता है तो उस वुल्फ के पैर पे भी वही रिंग फंसी हुई थी जो कि उस बेसिलिस्क के पैर पे भी थी। तभी वो वुल्फ लीडर पीछे से आकर के आर्क के ऊपर हमला करता है। आर्क उसके पैर के रिंग को काट देता है, तो फिर वो वुल्फ अपने बाकी साथियों को बुला करके वहां से जाने लगता है और मुड़ करके आर्क की तरफ देखता है, जैसे कि वो आर्क को शुक्रिया कहना चाहता था। आर्यना तभी आर्क के पास आती है और पूछती है कि आखिर ये रिंग क्या है। तभी तक में वो रिंग गायब हो जाती है। तो फिर आर्क बताता है कि तुम्हें याद होगा कि वो जायंट बेसिलिस्क जिसे मैंने हराया था उसके पैर पे भी एक ऐसी रिंग थी। आर्यन कहती है कि हाँ वो समझ गई, लेकिन क्या आर्क थोड़ा देर रुक सकता है, क्योंकि आर्यन उन सारे वुल्फ के फर को इकट्ठा करना चाहती है जिन्हें कि अभी उन लोगों ने मारा था। अगली सीन में हम लोगों को यूरियन को दिखाया जाता है जो कि कह रही रहती है कि वो अपने फादर के ऑर्डर पे लिम्ब्यूट जा रही है, लेकिन उसे लगता है कि डार्कनेस जरूर एल्फ ट्रेड में इन्वॉल्व होगा और साथ ही में सेक्ट शायद रास्ते में से हटाने के लिए डार्कनेस को कुछ करना दे। इसी बात की यूरियन को चिंता हो रही है। तभी वहाँ पे उन लोगों की कैरेज के ऊपर कोई हमला करता है। उसी समय हम लोगों को दिखाया जाता है आर्यन ने सारी की सारी वुल्फ को पकड़ लिया था और वो काफी था उसकी बहन को गिफ्ट करने के लिए। लेकिन तभी पोंटा को कुछ महसूस होता है और वो एक तरफ दौड़ने लगता है। आर्क आर्यन से यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और बताता है कि वो जल्दी ही आ जाएगा। फिर वो पोंटा का पीछा करने लगता है। हम लोगों को दिखाया जाता है प्रिंसेस छुपी रहती है अपने कैरेज के अंदर और उसकी मेड बाहर जा रही रहती है थोड़ा सा लड़ने के लिए।
क्योंकि सारे गार्ड्स मारे गए थे। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस की मेड बाहर निकलती है, उसके ऊपर कोई तलवार से हमला करता है और साथ ही में वो अपनी तलवार से प्रिंसेस को भी मारता है। साथ ही में वो लोग बात कर रहे थे कि उन लोगों को पहले ही पेमेंट मिल चुकी है और अब उन लोगों को प्रिंसेस के पास से जितनी भी सारी अच्छी चीजें मिलेंगी वो उनकी पेमेंट में ऐड होगी। और उन लोगों को प्रिंसेस का नेकलेस भी मिल गया था। तभी वहां पे पोंटा आकर के एक असैसिन के ऊपर कूद जाता है। वो असैसिन उसे देख करके गुस्सा करने लगता है और मारने वाला रहता है। आर्क तभी आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी बाकी के असैसिन आर्क को मारने के लिए उसके ऊपर मैजिक करते हैं, लेकिन आर्क अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और प्रिंसेस को देखे जा रहा था और उसके आर्मर की वजह से उसे एक भी खरोच नहीं आती है। तभी वहाँ पे हाउंटेड वुल्फ आ जाते हैं और सभी असैसिन के ऊपर हमला कर देते हैं। वहाँ पे वो वुल्फ लीडर आता है और आर्क को देखता है। ऐसा लग रहा था कि वो वुल्फ लीडर आर्क को शुक्रिया कहना चाहता है उसकी मदद करके। हाउंटेड वुल्फ और आर्क सभी असैसिन को खत्म कर देते हैं और हाउंटेड वुल्फ वहां से चले जाते हैं। आर्क तभी प्रिंसेस को उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है। तो फिर वो रीजनरेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस हील हो जाती है। और रीजनरेशन मैजिक इस्तेमाल करने पे कोई मर भी चुका हो तो भी उसे जिंदा करा जा सकता है, लेकिन उसे मरे हुए ज्यादा समय नहीं होना चाहिए था। साथ ही में आर्क प्रिंसेस की मेड को भी ठीक कर देता है और बाकी के सोल्जर्स को भी ठीक करने लगता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो पाए थे क्योंकि उन्हें मरे हुए ज्यादा समय हो चुका था। प्रिंसेस की तभी आंखें खोलती है और वो आर्क को देख करके सोचने लगती है कि क्या ये एक एंजल है। अगले सीन में यूरियाना की मेड उसे उठा रही रहती है। यूरियाना उठती है और कहती है क्योंकि उसे पता था कि आर्क ने ही उसे बचाया है, फेरना तुम भी जिंदा हो, मुझे काफी अच्छा लगा। फेरना तभी बताती है कि कुछ सोल्जर मरे हैं और काफी सोल्जर जिंदा हो गए। यूरियाना कहती है तो मैंने अभी सिर्फ एक सपना ही नहीं देखा, वो असलियत थी। तभी यूरियाना खड़ी होती है और सभी से कहती है ध्यान देने के लिए। वो बताती है कि हम सभी मर चुके थे, लेकिन कोई एंजल आकर के हम लोगों को फिर से जिंदा किया, मतलब कि गॉडेस हमारे साथ है, इसीलिए हम लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अब हम लोग सीधे ही लिम्बियू जाकर के रुकेंगे। आर्क भी दूर खड़ा होकर के उन लोगों को देख रहा था। तभी वो वापस से आर्याना के पास जाता है। आर्याना कहती है कि उसने सारे का सारा फर कलेक्ट कर लिया है। देन वो लोग रॉयल कैपिटल ओल्डवे पहुंच जाते हैं। वहां पे जब आर्याना और आर्क जा रहे थे तभी वो लोग एक लड़की को देखते हैं जिससे कि कुछ लोग घेरे हुए थे और वो लोग लड़ रहे थे। वो लड़की कहती है कि उसके पास समय नहीं है, इसलिए सभी उसके ऊपर एक साथ हमला करें। आर्क तभी उसकी मदद कराने जा रहा था, लेकिन आर्याना कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की आसानी से ही उन सभी को हरा देती है और उसके बाद वो पीछे मुड़ करके आर्क की तरफ देखती है। आर्क कहता है आर्याना से कि उसने अभी अभी मेरी तरफ देखा और मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वो लड़की तभी आर्क से कहती है कि मुझे अच्छा लगा ये देख करके तुम्हारा ध्यान में जो मिशन था वो पूरा हो गया। आर्क उस लड़की की ये बात सुन करके कहता है तुम हो जिससे मैं पहले मिला था। आर्क यहाँ पे उस डेमी ह्यूमन मिंजा के बारे में बात कर रहा था जिससे वो लॉर्ड के कासल में मिला था दियांतों के अंदर। हमें इस मिंजा गर्ल को दिखाया जाता है जो कि बोल नहीं रहती है कि वो ट्रैवल कर रही है अपने साथियों को बचाने के लिए जिन्हें कि ह्यूमंस ने पकड़ रखा है। लेकिन जब वो दियांतों के टाउन में पहुंची तब वो एक स्ट्रेंज ह्यूमन से मिली जिसके अंदर से काफी अलग ही स्मेल आ रही थी। वो आम इंसानों की तरह नहीं था, वो सबसे अलग स्मेल कर रहा था। साथ ही में उसने पहली बार एक ऐसे ह्यूमन को देखा जिसके पास एक स्पिरिट क्रीचर था। लेकिन साथ ही में वो फिर से एक और बार आर्क से मिल पाई। फिर वो मिंजा आर्क से बातें करने लगती है। तो फिर आर्याना पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन। वो मिंजा बताती है कि उसका नाम चियोमे है। आगे चियोमे अपने क्लैन के बारे में बताने लगती है। आर्क उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहता है इसकी सारी बातों को अगर एक साथ कहा जाए तो ये शीरो भी होगा। चियोमे तभी कहती है कि आगे की बात करने के लिए क्यों ना हम लोग कहीं और चलें। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह पे पहुंच चुके थे बात करने के लिए। आर्क तभी चियोमे को देख करके सोच रहा था कि ये एक सच की मिंजा है, एक फरी ईयर्ड मिंजा। और इसी के साथ आर्क काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हुए जा रहा था, इसलिए वो अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लेता है। चियोमे तभी आर्क से पूछती है कि उसने दियांतों के अंदर उसे मिंजा क्यों कहा था। आर्क अपने मन में सोच रहा रहता है कि वो पूरी तरीके से मिंजा दिखती है इसलिए उसे मिंजा कहा था उसने। लेकिन वो ये बात तो चियोमे को नहीं बोल सकता था, इसलिए वो कहता है कि चियोमे जिस तरीके का कपड़ा उस समय पहनी थी उससे सिर्फ और सिर्फ मिंजा पहनते हैं। चियोमे बताती है कि तुम ही उसी सेम कंट्री से आए होगे जहाँ से हमारे ग्रेट फाउंडर आए थे, क्योंकि तभी तो मिंजा के बारे में जान सकते हो, क्योंकि किसी को भी मिंजा शब्द के बारे में नहीं पता। आर्क पूछता है कि क्या तुम्हारे ग्रेट फाउंडर अभी भी जिंदा है। चियोमे कहती है कि नहीं, वो 600 साल पहले जिंदा थे। आर्क तभी सोचता है कि क्या 600 साल पहले कोई जापानीज आदमी यहाँ पे आया था। एरियाना तभी पूछती है चियोमे से कि तुम अभी आर्क से क्या कहने वाली थी। चियोमे तभी आर्क से कहने लगती है कि वो आर्क की मदद चाहती है अपने साथियों को बचाने में, और वो पेमेंट के तौर पे ये बता सकती है
कि उन लोगों को कहाँ जाना चाहिए। उन्हें एक ट्रेडर को ढूंढने के लिए जिन्हें कि वो लोग काफी समय से ढूंढ रहे हैं। आर्याना चियोमे की बात को समझ जाती है क्योंकि एल्फ को भी पकड़ा जाता है, इसलिए वो चियोमे से कहती है कि वो लोग उसकी मदद कराएंगे। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है डार्कनेस को, जो कि कह रहा रहता है कि किसी ने सारी रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सिटियन तभी बताता है कि हॉन्टेड वुल्फ्स ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। डार्कनेस तभी कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यूलियाना भी जिंदा होगी। सिटियन कहता है कि पता नहीं, लेकिन हम लोग अभी उसे ढूंढ रहे हैं। डार्कनेस चिंता में रहता है कि कहीं यूलियाना पहुंच ना जाए एल्फ्स के साथ नेगोशिएशन करने के लिए। आगे डार्कनेस सिटियन को कहता है कि तुम्हें कुछ करना होगा। सिटियन कहता है डार्कनेस से कि उसके पास एक सीक्रेट घर है जिसे कि सीक्रेट रखा गया है, इसीलिए अगर डार्कनेस चाहे तो फिर वो जा सकता है वहां पे छुपने के लिए किसी भी समय। डार्कनेस वहां से चला जाता है उस जगह पे छुपने के लिए। अगले सीन में हम लोगों को चियोमे दिखाई जाती है, जो कि आर्क और आर्याना को लेकर के एक जगह पे पहुंचती है और कहती है कि यहीं पे उसके साथियों को बंदी बना के रखा गया है। चियोमे ये भी बताती है कि वो लार्जेस्ट स्लेव मार्केट है पूरे के पूरे कैपिटल में। हम लोगों को स्लेव मार्केट के अंदर काफी सारे बीस्टमैन को दिखाया जाता है और वहाँ पे कुछ मरे हुए भी थे। चियोमे उन दोनों को बता रही रहती है कि वो लोग सभी को कैसे बचाएंगे, लेकिन चियोमे का प्लान काफी ज्यादा ही मुश्किल था। तो फिर आर्क बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है। चियोमे कहने लगती है टेलीपोर्टेशन मैजिक को स्पेस टाइम निंजुत्सु, और वो ये भी बताती है कि उनके ग्रेट फाउंडर भी स्पेस टाइम निंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते थे, जिसकी मदद से वो काफी लंबी लंबी दूरियां तय कर पाते थे। फिर चियोमे आर्क से कहती है कि वो अपने कॉमरेड्स को बता देगी कि उनके प्लान में थोड़े से चेंजेस है और रात के वक्त पे उन लोगों को अटैक करना है, इसलिए वो लोग तैयार रहें। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है रात हो गई रहती है और वहाँ पे आर्क तैयार हो रहा रहता है क्योंकि उसने कुछ चीजें खरीदी थी। आर्यन उसे देख करके कहती है कि तुम्हें जरूर किसी ने ठग दिया है ये सारी चीजें बेच करके। आर्क को ये बात सुन करके काफी बड़ा शौक लगता है और वो एकदम हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि वो कितना अच्छा दिख रहा है। ये बात वो पोंटा से पूछता है, लेकिन पोंटा काफी ज्यादा ही डर जाता है। आर्क पोंटा का ये रिएक्शन देख करके काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और एकदम सदमे में चला जाता है। तभी वहाँ पे चियोमे आती है और उसके साथ उसका एक साथी भी आया था जिसका नाम था गोएमोन। वो भी चियोमे की तरह ही जिनशिन क्लैन के 6 निंजास में से एक था। गोएमोन तभी आर्क के पास जाता है और उसके बाद उसे देखने लगता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और हंसने लगते हैं। आर्याना और चियोमे तभी प्लान बनाते हैं कि वो लोग पीछे से जाएंगे और गोएमोन और आर्क सामने से जाकर के सभी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। गोएमोन और आर्क सामने की गेट की तरफ से जा रहे थे, तभी गोएमोन वॉल स्मैशर का इस्तेमाल करके दीवार तोड़ देता है दरवाजे के साथ। सभी गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। आर्क भी सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर चुका था और सभी को हरा रहा था। गोएमोन तभी रॉक स्पीयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काफी सारी जमीन के अंदर से स्पाइक निकलती हैं। आर्क तभी रॉक फैंग का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से गोएमोन के अटैक के साथ एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और उनका अटैक काफी ताकतवर हो जाता है पहले से भी। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है चियोमे, आर्याना और पोंटा पीछे से जा रहे रहते हैं क्योंकि सारे के सारे गार्ड्स का ध्यान अभी इस समय आर्क और गोएमोन की तरफ था। हमें डार्कनेस को दिखाया जाता है जिसे कि सिटियन बताता है कि स्लेव मार्केट पे हमला हुआ है, वो भी एक नहीं चारों मार्केट पे एक साथ। डार्कनेस सिटियन से कहता है कि वहाँ पे और लोगों को भेजो मदद के लिए। तभी हम लोगों को स्लेव मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी तबाही मच गई थी आर्क और गोएमोन के हमले की वजह से। तभी सभी चीजें टूटने लगती हैं और गोएमोन और आर्क के ऊपर सारे पत्थर गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ एरियन और चियोमे एक गेट के पास पहुंचते हैं जो कि बंद था, तो फिर चियोमे एक पिन की मदद से उस गेट को खोल देती है। एरियन और चियोमे जब अंदर पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ नाइट्स थे, तो फिर चियोमे लिक्विड वुल्फ फैंग का इस्तेमाल करती है और वहां के जो नाइट्स थे उन्हें हरा देती है। आगे वो लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं जहाँ पे सभी लोगों को स्लेव बना के रखा गया है। चियोमे कहती है कि वो जिनशिन क्लैन से आई है उन सभी को बचाने के लिए। सभी लोगों को आजाद करने के बाद वो उनसे कहती है कि जिन सोल्जर को हम लोगों ने हराया था उनसे वेपन ले लो ताकि तुम अपने आप को बचा पाओ। आगे हम लोगों को आर्क को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे पत्थरों के नीचे से निकलता है जो कि उसके ऊपर गिरे थे। बाकी सारे सोल्जर्स भी हार चुके थे। गोएमोन और आर्क सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग आगे क्या करें। तभी उन्हें पीछे से कोई आवाज देता है, वो चियोमे और आर्यन थी। चियोमे आर्क को बताती है कि जितने भी लोगों को उन्होंने बचाया था उन सभी को हॉल में रुकने के लिए कहा है ताकि वो बाकी लोगों को बचा के ले आ पाए और अब सिर्फ एक ही जगह से लोगों को बचाना है और वो बिल्डिंग पीछे की तरफ है। गोएमोन आर्क से कहता है कि वो चियोमे के साथ जाए बाकी लोगों को बचाने के लिए और गोएमोन यहीं पे रुकेगा ताकि अगर कुछ और सोल्जर्स आएंगे तो गोएमोन उन लोगों को यहीं पे रोक दे। आर्क गोएमोन की बात मान जाता है और वहां से चला जाता है चियोमे के साथ। आगे वो लोग सभी के सभी सोल्जर्स को जो कि उनके रास्ते में थे उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहे थे।
आर्क अपना काम काफी अच्छे से कर रहा था। देन वो लोग आखिरी बिल्डिंग के अंदर से भी लोगों को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोएमोन की तरफ काफी सारे सोल्जर्स आ चुके थे और वो लोग गोएमोन से लड़ना शुरू कर देते हैं। चियो में सभी के सभी बचाए हुए लोगों को हॉल में लेती आती है और वहां से आर्क उन सभी को बाहर ले जाता है। फिर जब आर्क सभी को अपनी टेलीपोर्टेशन से बाहर लेते आता है तो फिर वो कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ ताकि मैं सभी चीजों को खत्म कर पाऊँ। हम लोगों को गोएमोन को दिखाया जाता है जिसकी थोड़ी हालत खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पे आर्क भी पहुंचता है और वो दोनों मिल करके अपना कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं जो कि काफी ज्यादा ही ताकतवर था। चियोमे और आर्यन ये सभी चीजें देख रही थी दूर से खड़े होकर के और वहाँ पे आग लग चुकी थी जहाँ पे गोएमोन और आर्क ने हमला किया था। चियोमे आर्यन से पूछती है कि क्या आर्क ठीक रहेगा। आर्यन चियोमे से कहती है कि अगर आर्क जब तक ड्रैगन लॉर्ड से नहीं लड़ रहा तब तक वो ठीक रहेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्क और बाकी सभी उन सभी बीस्टमैन के लिए प्रे कर रहे थे जो कि मारे गए थे। चियोमे तभी कहती है कि वो जरूर ताकतवर बनेगी ताकि ऐसी चीजें कभी और ना हो पाए। अगले सीन में हम लोगों को डार्करेस को दिखाया जाता है जो कि पूछ रहा था कि आखिर स्लेव मार्केट में क्या हुआ। सीटियन डार्करेस की बात का जवाब नहीं देता और कुछ और ही बोलने लगता है। डार्करेस सीटियन से कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तभी वो रुक जाता है क्योंकि सीटियन ने डार्करेस के ऊपर हमला किया था। डार्करेस सीटियन को देखता है और सीटियन को ऐसा लग रहा था कि उसने सभी चीजें प्लान की थी। डार्करेस तभी गिर जाता है और सीटियन के हमले की वजह से मारा जाता है। तभी वहाँ पे सेक्ट आता है और सीटियन की तारीफ करने लगता है। सीटियन कहता है कि बीस्टमैन ने हमला किया था और ये हम लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और इसी की वजह से हम लोग डार्करेस को अपने रास्ते से हटा पाए। सेक्ट तभी सीटियन से पूछता है कि आखिर यूरियाना का क्या हुआ। सीटियन बताता है कि यूरियाना की तरफ की चीजों के बारे में भी अब पता चलना शुरू हो चुका है। भले ही हम लोगों को नुकसान हुआ कि हमारे वुल्फ हमारे काबू में नहीं रहे और काफी सारे आदमी मारे गए, लेकिन उन सभी में से एक इंसान भागने में कामयाब रहा और हम लोगों को यूरियाना का ये नेकलेस दिया। सेक्ट वो नेकलेस उठाता है और कहता है कि चलो हम लोग अनाउंस कर दें कि यूरियाना मारी गई डार्करेस की एक स्कीम की वजह से। फिर सेक्ट डार्करेस की तरफ देखता है और कहता है अब डार्करेस मारा गया इसीलिए अब थ्रोन मुझे ही मिलेगा रोडेन किंगडम का। आगे हम लोगों को दिखाया जाता है चियोमे और बाकी सभी ने सारे के सारे बीस्टमैन को सेफ जगह पे भेज दिया था। उसके बाद वो लोग आते हैं सिटी के अंदर। चियोमे आर्क और आर्यन को शुक्रिया कहती है उन लोगों की मदद कराने के लिए और बताती है कि वो लोग जा रहे हैं कैलकेट माउंटेन में कुछ समय के लिए छुपने, लेकिन उससे पहले वो आर्क और आर्यन को वो इन्फॉर्मेशन दे देगी जो कि उसने प्रॉमिस की थी। फिर वो बताती है कि तुम लोग जिस लिस्ट के ऊपर के लोगों के बारे में जानना चाहते हो वो तुम्हें रेवलॉन एम्पायर में जो कि ईस्ट में है वहाँ पे मिलेंगे। आर्क और आर्यन सारी जानकारी मिलने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं रेवलॉन एम्पायर के लिए। आर्क काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है ताकि वो जान पाए कि रेवलॉन एम्पायर कैसा होगा। अगले सीन में हम लोगों को लिम्ब्यूल दिखाया जाता है जहाँ पे यूरियाना पहुंच चुकी थी। तभी वो अपनी बहन को देखती है जो कि उसका इंतजार कर रही थी। तो फिर यूरियाना तुरंत ही जाकर के उसे गले लगा लेती है। यूरियाना की बहन कहती है कि उसे अच्छा लगा कि यूरियाना सेफ है क्योंकि उसने सुना कि यूरियाना मारी गई डार्करेस के हाथों और उसके बाद डार्करेस भी मारा गया सीटियन के हाथों जो कि उसी का कैप्टन था। यूरियाना ये बात सुनकर के काफी हैरान थी कि डार्करेस मारा गया। यूरियाना की बहन बताती है कि कैपिटल ओल्ड में थोड़ी दिक्कतें थी और कुछ लोगों ने कहा कि उसके पीछे डार्करेस है। उसके बाद वो जनरल सीटियन के हाथों मारा गया। यूरियाना कहती है कि इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि डार्करेस ने ही मेरे ऊपर हमला करवाया है, उसे तो ये भी नहीं पता कि हमला किसने कराया। यूरियाना कहती है कि डार्करेस के पास से वो नेकलेस मिला जो कि यूरियाना हमेशा पहनी रहती है। फैना तभी कहती है कि वही नेकलेस तो गायब भी हुआ है। यूरियाना तभी सोचती है कि उसके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद डार्करेस मारा गया, कहीं इन सभी चीजों के पीछे सेक्ट का हाथ तो नहीं है। यूरियाना की बहन तभी कहती है कि अगर तुम जिंदा हो तो हमें फादर को ये बात बता देनी चाहिए। यूरियाना तभी अपनी बहन से कहती है कि यूरियाना की जिंदा होने की बात किसी को भी ना बताई जाए, इससे यूरियाना को और दिक्कतें नहीं होंगी आगे और इसी का फायदा उठाते हुए यूरियाना एल्फ से मिल पाएगी और उनसे बात कर पाएगी। साथ ही में यूरियाना तभी अपनी बहन से उसकी मदद भी मांगती है। अगले सीन में हम लोगों को होली रेवलॉन एम्पायर के इंपीरियल कैपिटल को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक जनरल एम्परर को रोडेन किंगडम से मिली हुई जानकारियां दे रहा था और वो ये बताता है कि प्रिंस डार्करेस सेक्ट के हाथों मारा गया। एम्परर तभी उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि डार्करेस उसके लिए जरूरी नहीं था। फिर वो पूछता है कि यूरियाना की असैसिनेशन का क्या हुआ। जनरल तभी कहता है कि प्रिंसेस यूरियाना मारी जा चुकी हैं। एम्परर कहता है तो हमारे प्लान के हिसाब से ही सारी चीजें हुई ना। जनरल कहता है कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि जब यूरियाना मारी गई तब हमारी रिंग्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो फिर एम्परर कहता है यूरियाना की मौत के पीछे असली हाथ सेक्ट का है ना, क्योंकि उसने यूरियाना को मारने के बाद सारा का सारा इल्जाम डार्करेस के ऊपर डाल दिया। आगे एम्परर जनरल से फुम्बा के बारे में पूछता है। जनरल कहता है कि उसका प्लान सही से जा रहा है। देश के अंदर
तबाही फैलाने का। एम्परर कहता है कि वो देखना चाहता है पुम्बा ने क्या प्लान किया है। अगले सीन में हमें एक वैली दिखाई जाती है जहाँ पे काफी सारे वाइवन उड़ रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा अर्थवॉर्म निकलता है और उनमें से एक वाइवन को पकड़ के खा लेता है। वो सभी चीजें कोई दूर खड़ा होकर के देख रहा था और यही इंसान पुम्बा है। आर्क किसी चीज को देख करके काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। आर्यन बताती है कि ये वाइवन्स हैं। आर्क तभी नीचे वैली के अंदर कूद जाता है और उसके बाद एक मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। उस मैजिक की वजह से वहाँ पे काफी सारे काले बादल आने लगते हैं। आर्क का मैजिक तभी तैयार हो जाता है और वो कहता है इसका नाम है लाइटनिंग डैम्पर। तभी वहाँ पे सारे के सारे वाइवन्स के ऊपर लाइटनिंग गिरने लगती है। वो लाइटनिंग आर्यन और पोंटा के ऊपर भी गिरती है। जैसे ही सारे की सारी लाइटनिंग वहाँ से खत्म होती है, सारे वाइवन्स वहाँ से भागने लगते हैं और यही चीज आर्क चाहता था, क्योंकि वाइवन्स की वजह से आर्यन टांका को मैसेज भेज करके बात नहीं कर पा रही थी। आर्क तभी आर्यन के पास वापस जाता है और पोंटा और आर्यन की हालत काफी ज्यादा ही खराब थी। आर्क उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों को क्या हुआ। वही थोड़ी दूर से कोई इन लोगों को देख रहा था। तभी उस बंदे की आंखें चमकती हैं और वो थोड़ा सा हंसता है। अगले सीन में हमें आर्यन को दिखाया जाता है जो कि आर्क से कह रही थी उतना बड़ा मैजिक करने से पहले वो उसे बता दिया करे। आर्क कहता है कि वो अगली बार से ऐसा नहीं करेगा। तो फिर आर्यन समझाने लगती है कि वो लोग कैसे रेलवोन एम्पायर में जाएंगे और साथ ही में बताती है रेलवोन एम्पायर के अंदर रोडर एम्पायर की तरह एल्व्स को पकड़ना इनलीगल नहीं है, इसीलिए वहाँ पे एल्व्स के ऊपर काफी खतरा रहता है। तभी वहाँ पे वही बंदा आता है जो कि उन लोगों को डेजर्ट के अंदर देख रहा था। वो आर्क और आर्यन से कहता है कि तुम ही लोग रिस्पॉन्सिबल होना उस इनक्रेडिबल मैजिक के लिए जो कि डेजर्ट में तुम लोगों ने किया था। आर्क कहता है कि तुमने सही कहा और वो ये भी पूछता है कि तुम्हें हमसे क्या काम है। वो बंदा बताता है कि उसका नाम कार्सी है और वो यहाँ पे 10 साल से रह रहा है। साथ ही में वो स्टडी करता है बायोलॉजी ऑफ मॉन्स्टर्स के ऊपर, लेकिन अभी उसे जिन मॉन्स्टर्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल है। आर्क कहता है तो इसीलिए तुम हम लोगों से अभी बात कर रहे हो ताकि तुम हमारी मदद मांग सको। कार्सी कहता है हाँ, वो चाहता है कि वो दोनों उसकी मदद कराएं क्योंकि वो लोग ताकतवर हैं और वो इनाम के तौर पे उन्हें एक मैप देगा होली वेलवन एम्पायर का और साथ ही में एक बुक देगा जिसके अंदर उसकी सारी की सारी मॉन्स्टर्स के ऊपर की हुई स्टडी लिखी हुई होगी। आर्क की आंखें चमकने लगती हैं और वो आर्यन को घूरने लगता है क्योंकि आर्क को वो मॉन्स्टर बुक बहुत ही पसंद आई थी। आर्यन को आखिर में आर्क की बात माननी पड़ जाती है। कार्सी उन लोगों से कल सुबह टाउन के एंट्रेंस पे मिलने के लिए कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कार्सी तैयार रहता है जाने के लिए अपने वैगन को तैयार करके। तभी वहाँ पे आर्क और आर्यन आते हैं तो फिर कार्सी उनसे कहता है कि वो दोनों उसके साथ उसकी वैगन में बैठेंगे और ये बंदा उन लोगों के पीछे दूसरी वैगन में बैठेगा। आर्क तभी सैंडवर्म के बारे में कार्सी से और चीजें पूछने लगता है। कार्सी बताता है कि सैंडवर्म्स कम से कम 5 मीटर लंबे होते हैं और फ्लेम के सामने वो बहुत ही कमजोर होता है और अगर हम लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर फ्लेम का इस्तेमाल कम करना। और साथ ही में वाइवर्स के पास सैंडवर्म ज्यादा दिखते हैं तो फिर जिस सैंडवर्म को वो लोग पकड़ने वाले हैं वो भी यही करीबी में होगा। आर्यन बताती है कि उन लोगों के पीछे जिस इंसान की वैगन थी वो गायब हो चुकी है। आर्यन के ये कहते ही वहां से एक सैंडवर्म निकलता है। आर्क उसे देखकर ये कहता है ये तुम्हें किस तरीके से 5 मीटर लंबा दिख रहा है, ये कम से कम 30 मीटर लंबा तो है। कार्सी तभी कहता है कि ना तो उसने इतना बड़ा कभी सैंडवर्म देखा है ना तो उसे पता था कि ये यहाँ पे होगा। जो बंदा उन लोगों के पीछे वाली वैगन के अंदर था उसके ऊपर सैंडवर्म हमला करने वाला था। तो फिर आर्यन सैंडवर्म के ऊपर फायर अटैक करती है लेकिन सैंडवर्म को उसकी वजह से कुछ भी नहीं होता। आर्यन कहती है कि इसे तो फायर के खिलाफ कमजोर होना चाहिए था ना। तभी आर्क वहां पे आता है और आर्यन को बचा लेता है उस सैंडवर्म को पकड़ करके। आर्क कहता है कि तुम काफी ताकतवर बीस्ट हो। आर्यन भी तभी उस बंदे को बचा करके वहां पे चली जाती है सेफ जगह पे। आर्क तभी उस सैंडवर्म को बाहर जमीन से निकाल देता है और जमीन पे पटक देता है। उस सैंडवर्म के ऊपर भी वही रिंग लगी हुई थी जो सभी के ऊपर लगी रहती है और साथ ही में वो रिंग वहां से गायब हो जाती है। उस सैंडवर्म के हारने के बाद सभी आर्की की ताकत देख करके काफी ज्यादा ही हैरान थे क्योंकि उसने तो उसे उठा के ही पटक दिया। फिर वहां पे और लोग आते हैं और उस सैंडवर्म को बांध करके वहां से ले जा रहे रहते हैं। कार्सी भी अपने प्रॉमिस के हिसाब से वो बुक और मैप दे देता है आर्क और आर्यन को। कार्सी आर्क और आर्यन को काफी ज्यादा ही शुक्रिया कह रहा था क्योंकि उन लोगों ने सैंडवर्म को हरा करके उनके पूरे के पूरे टाउन को बचा लिया। आर्यन तभी जाने से पहले कार्सी से पूछती है कि वो आखिर ह्यूमंस के साथ क्यों रहता है। ह्यूमंस कभी भी एल्फ्स के साथ अच्छा चीजें नहीं करते। कार्सी कहता है कि आर्यन की बात पूरी सही तो नहीं है लेकिन कार्सी को पसंद है ह्यूमंस के बीच में रहना और उसे लगता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ह्यूमंस और एल्फ्स साथ मिलकर के एक साथ रहेंगे। आर्यन तभी कहने लगती है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। कार्सी उन लोगों को बाय कहता है। अगले सीन में आर्यन आर्क से पूछती है क्या तुम्हें लगता है ह्यूमंस और एल्फ
एक साथ रह पाएंगे कभी। आर्क कहता है कि पूरी तरीके से ऐसा होना तो जरूरी नहीं है, लेकिन साथ मिलकर के रहना कुछ हद तक हो सकता है किसी दिन। और अगर उसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो फिर वो होगा आर्क और आर्यन के बीच में। आर्यन कहती है कि वो बिल्कुल भी ह्यूमंस की तरह नहीं दिखता, क्योंकि वो एक स्केलेटन है, इसलिए वो ह्यूमंस की गिनती में नहीं आता। अगले सीन में हमें फुम्बा को दिखाया जाता है, जो कि एक केव में बैठा रहता है। उसके सामने रेलवन एम्पायर का एक बंदा खड़ा था और वो उससे पूछता है कि हमारे टाउन के अंदर कुछ लोग गायब हुए हैं, उसके पीछे क्या फुम्बा का हाथ तो नहीं है। फुम्बा कहता है कि वो सिर्फ गुलामों को इस्तेमाल कर रहा है कब से, उन्हें खिलाने के लिए, लेकिन शायद उसने कुछ और लोगों को भी खिलाया, वो सही से नहीं बता सकता क्योंकि उसे याद नहीं है। तो फिर वो आदमी कहने लगता है कि तुम काफी आगे जा रहे हो। आगे वो आदमी फुम्बा से पूछता है कि हमारे अटैक का जो कि हमने प्लान किया था उसका क्या हुआ। फुम्बा उस आदमी से कहता है उसके साथ चलने के लिए। अगले सीन में फुम्बा उन लोगों को एक बड़े से होल के पास लेते आता है और उसके अंदर एक लड़की को फेंक देता है। उस लड़की के अंदर गिरने के बाद हम लोगों को 10 आंखें दिखाई जाती हैं और उसके बाद आगे जो होता है उसे देख करके वो बंदा काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि उसे उल्टी आ रही थी। फुम्बा तभी कहने लगता है उस होल के अंदर के मॉन्स्टर से कि थोड़ा धीमे खाओ। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है किसी के ऊपर 5 रिंग लगी हुई थी और ये वही मॉन्स्टर है जो कि उस होल के अंदर है। दिखाया जाता है आर्क और आर्यन पहुंच चुके थे बॉर्डर पे होली रेलवन एम्पायर के अंदर। वो लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि उन लोगों ने सुना था किडनैप एल्व्स को यहीं पे लाया गया है। आर्यन कहती है कि वो लोग अलग होकर के ढूंढेंगे, लोगों से पूछ पूछ करके कि सारे एल्फ कहाँ होंगे। फिर वो दोनों ही अलग अलग होकर के सभी लोगों से पूछने रहते हैं कि क्या उनमें से कोई भी एल्फ्स के बारे में जानता है। पूछताछ करते करते शाम हो जाती है और आर्क बताता है कि उसने अब तक क्या सीखा। यहाँ पे एक फोर्ट्रेस है जहाँ पे रोने की आवाज रात को सुनाई देती है। साथ ही में काफी सारे मॉन्स्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं और काफी सारे लोग भी गायब हो चुके हैं टाउन के अंदर से। लेकिन जिस चीज के बारे में आर्क जानना चाहता था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब कि किडनैप एल्व्स के बारे में। तभी आर्क फैसला करता है कि वो लोग तुरंत ही आर्यन के पास जाएंगे। लेकिन तभी हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जिससे कि कुछ लोग परेशान कर रहे थे। वो लोग उस लड़की से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास ले जा रहे हैं। लेकिन तभी वहां पे आर्क आता है और उस बंदे का हाथ मोड़ देता है। उसके बाद आर्क उसके पीछे के दोनों लोगों को एक उंगली से मार करके दूर फेंक देता है उसके साथ, और इसके साथ तीनों का काम खत्म हो जाता है। वो लड़की तभी आर्क के पास तुरंत ही आ जाती है और कहती है कि उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया। आर्क उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे साथ जो अभी हुआ वो अच्छा नहीं था, लेकिन अब उसे आगे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी समय वहाँ पे आर्क को ढूंढते हुए आर्यन आती है और कहती है उसे पता चल गया किडनैप्ड एल्व्स के बारे में। लेकिन तभी आर्यन उस लड़की को देखती है आर्क के साथ और चौंक जाती है। फिर वो पूछती है कि आखिर ये है कौन। आर्क बताता है कि इसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर रहे थे तो आर्क ने उसे बचाया। आर्यन उस लड़की के पास जा करके उसे डरावने तरीके से जाने के लिए कहती है अपने घर। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है डर करके। अगले सीन में हम लोगों को फुम्बा को दिखाया जाता है जिसके सामने एक बीस्ट था। वो किसी से कह रहा था कि तुम फूड तक नहीं ढूंढ पाए, वो भी थोड़ा सा। उसके सामने वही 3 लोग बैठे थे जो कि उस लड़की को परेशान कर रहे थे। फुम्बा कहता है कि तुमने अगर डिनर नहीं तैयार किया तो फिर तुम्हें बनना होगा डिनर। फिर वो वहाँ से जाने लगता है बाय के करके। तभी फुम्बा का जो मॉन्स्टर था वो उनमें से एक को खा लेता है। फुम्बा वापस से उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो होल था और वहाँ पे कहता है कि वो कुछ टेस्टी तैयार कर रहा है उसके लिए खिलाने को। तभी हमें दिखाया जाता है आर्यन को जो कि आर्क को लेकर के आई थी उसी फोर्ट्रेस पे, और वो बताती है कि 4 महीने पहले एल्व्स को यहाँ पे लाया गया था। आर्क कहता है कि 4 महीने काफी ज्यादा होते हैं और उसे नहीं लगता कि कोई बचा होगा। आर्यन कहती है कि अगर ऐसा भी होगा तो भी उसे एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। फिर वो दोनों उस फोर्ट्रेस के अंदर धीरे धीरे चले जाते हैं। तभी उन लोगों को अंदर कुछ गार्ड्स देखते हैं, तो फिर आर्यन और आर्क मिलकर के उन दोनों का सफाया कर देते हैं। फिर आर्क उस दरवाजे को खोलता है। उस दरवाजे के पीछे एक प्रिजन टाइप की जगह थी जहाँ पे काफी सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। आर्यन कहती है कि ये इंसानों की हड्डियां नहीं है बल्कि जानवरों की हैं। आगे वो लोग उसके अंदर एक और दरवाजा खोलते हैं और एक बहुत ही बड़ी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारी जगह थी। तभी वहाँ पे फुम्बा चलते हुए आता है और कहता है कि वो अपने पेट्स के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन वो दोनों यहाँ पे कहाँ से आ गए। आर्क कहता है कि आखिर ये ठग यहाँ पे कहाँ से आ गया, लगता है कि इसे थोड़ा सा सबक सिखाना होगा। लेकिन तभी आर्यन अचानक से आर्क के ऊपर हमला कर देती है। आर्क आर्यन से कहता है कि वो गलत दुश्मन के ऊपर हमला कर रही है, लेकिन आर्यन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि उसे हिप्नोटाइज कर दिया गया है। आर्क फुम्बा से पूछता है कि आखिर उसने क्या किया। फुम्बा आर्क को लड़ाई में ध्यान देने के लिए कहता है, ना कि बकवास की बातें करने के लिए, और उसकी बात सही निकलती है क्योंकि आर्यन तुरंत ही आर्क को पटक देती है। उस हमले की वजह से आर्यन का केप उतर गया था, जिसकी वजह से फुम्बा काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये एक डार्क एल्फ है। आर्क तभी आर्यन को देख करके सोचता है कि कहीं उसके ऊपर किसी ने कोई तरीके का कर्ज तो नहीं किया है।
तो फिर उस कर्ज को हटाने के लिए आर्क अनकर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता आर्यन के ऊपर और आर्यन फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है। आर्क तभी सोचने लगता है कि आखिर उसका स्पेल क्यों नहीं काम कर रहा। आर्क तभी फुम्बा की तरफ देखता है, जिसे देख करके ये लग रहा था कि वो कोई भी स्पेल कास्ट नहीं कर रहा और साथ ही में आर्क का अनकर्स भी काम नहीं कर रहा, मतलब कि आर्यन को कोई भी कर्स नहीं लगाया गया है। तभी आर्यन जब आर्क के ऊपर एक बार हमला कर रही थी तो फिर वो हवा में कूदती है। उस समय आर्यन के केप के अंदर से दो आंखें दिखती हैं। आर्क उसे देख करके समझ जाता है और कहता है मैंने देख लिया कि असली चीज क्या है। फिर आर्क पोंटा से कहता है मदद के लिए। पोंटा तुरंत कूद करके जाता है और आर्यन के केप के अंदर से एक गॉब्लिन को पकड़ के ले आता है। आर्क तभी फायर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो इम्प पूरी तरीके से जल करके राख हो जाता है। आर्क फिर आर्यन को पकड़ लेता है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। फुंडा कहता है कि आर्क ने उसके प्यारे पेट को पूरी तरीके से जला दिया। वो एक इल्यूजन कास्ट करता है एक जगह पे छुप करके और काफी ज्यादा महंगा था। आगे फुंडा ये भी बताता है कि वो एक मॉन्स्टर सॉर्सरर है और वो मॉन्स्टर से सब कुछ करवा सकता है जो कि वो चाहे। आर्क को फुंबा की बात समझ में आती है और वो कहता है कि ये एक मॉन्स्टर टेमर की बात कर रहा है। आर्क तभी फुंबा के पास उन रिंग्स को देखता है और याद करता है कि उसने जितने भी मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की थी उन सभी के पैरों और हाथों पे कहीं ना कहीं ये रिंग जरूर थी। तो क्या उन सभी चीजों के पीछे फुंबा का ही हाथ था? फुंबा तभी आर्क से कहता है कि वो जल्दी ही डिनर बनने वाला है। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है। तो फिर आर्क पूछता है कि 4 महीने पहले यहाँ तो एल्व्स को लाया गया था, आखिर उनके साथ क्या हुआ? फुंबा बताता है कि उनमें से ज्यादातर को एम्पायर के मैजिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया और जो बच गए थे फुंबा ने उनका काफी अच्छे से ख्याल रखा था। लेकिन उनमें से जो आखिरी बचा हुआ था वो फुंबा से कह रहा था उसे मारने के लिए, जिसकी वजह से फुंबा को उस समय काफी ज्यादा मजा आया था। तभी आर्क फुंबा के पीछे के उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उसका गला काट देता है। उस मॉन्स्टर का सर सीधे फुंबा के बगल में जाकर के गिरता है। फुंबा कहता है कि उसके पास काफी सारे ऐसे मॉन्स्टर हैं, इसीलिए एक को मार करके वो काफी ज्यादा ना समझे कि वो जीत चुका है। फुंबा तभी अपनी वेब को जमीन पे मारता है और तभी वहां पे काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। उन सभी मॉन्स्टर में ऐसे मॉन्स्टर भी थे जिनसे आर्क अभी तक नहीं लड़ा था, लेकिन आर्क तभी फुंबा से कहता है कि इतने मॉन्स्टर उसे हराने के लिए काफी नहीं है। फिर आर्क सभी के सभी मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है अकेले ही और सारे मॉन्स्टर्स को बुरी तरीके से मार रहा रहता है। लेकिन फुंडा अभी भी सारे मॉन्स्टर्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहे जा रहा था। आर्क भी उन सभी मॉन्स्टर्स को आसानी से मार रहा था और तभी वो एक नई स्किल को इस्तेमाल करता है जो कि रहती है शील्ड बैश। फुंडा तभी आर्क से कहता है कि उसका साथी थोड़े खतरे में है। हमें तभी आर्यन को दिखाया जाता है जिसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा रहता है। वो मॉन्स्टर आर्यन के ऊपर हमला करने ही वाला था। आर्क आर्यन को बचाने के लिए तेजी से डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। तभी हमें दिखाया जाता है कोई हैंड साइन बना रहा था ताकि वो निंजुत्सु कर सके। आगे वो अपने निंजुत्सु से उस मॉन्स्टर को लिक्विड प्रिजन में बंद कर देता है। जिस इंसान ने अभी अभी मदद की थी वो चियोमे थी। फुंडा जब ये देखता है कि यहाँ पे और लोग आ गए हैं तो फिर वो और भी मॉन्स्टर्स को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं आते। चियोमे बताती है कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स थे उनका चियोमे और चियोमे के साथियों ने पूरी तरीके से सफाया कर दिया है। फुंडा ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान रहता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हमें तभी दिखाया जाता है चियोमे के जिनशिन क्लैन के और भी लोग आ चुके थे और वहाँ पे गोएमोन भी आ चुका था मदद कराने के लिए। उन लोगों ने आते ही वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था और ऐसे करके सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए। फुंडा तभी बताने लगता है उन लोगों को कि उसे कितनी मेहनत लगी थी उन सभी बीस्ट को पालने में। आर्क उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और चियोमे से कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। चियोमे कहती है कि आर्यन ने क्या तुम्हें कोई भी बात नहीं बताई? मैंने तो उससे कहा था कि वो उन दोनों की मदद कराएगी। थोड़ी देर बाद आर्क कहता है कि उसे इन सारी बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और वो जगह ढहने वाली थी। फुंडा कहता है कि लगता है उसे खाना देने में देरी हो चुकी है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो फिर फुंडा अब उन लोगों से बाहर की ओर मिलेगा और ये कहते ही फुंडा वहाँ से भाग जाता है। वहाँ तो हर जगह पत्थर गिरना शुरू हो चुके थे क्योंकि वो जगह टूट रही थी। तो फिर आर्क सभी को उठाता है और वहाँ से डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके बाहर की ओर चला जाता है। वहाँ बाहर भी काफी बड़ा धमाका हुआ था फोर्ट्रेस में। तभी वहाँ से एक मॉन्स्टर निकलता है। आर्क उसे देख करके कहता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को पहचान लिया है, इसके पास काफी ज्यादा ही ताकत और रीजनरेशन है, साथ ही में उसके ऊपर वाटर एलिमेंट का असर नहीं पड़ता है। ये एक टॉप टियर मॉन्स्टर है जिसके पास काफी अच्छी मास्टरी है वाटर मैजिक की। एक हाइड्रा। हमें उसी हाइड्रा को दिखाया जाता है जिसकी नजर जाती है आर्क और बाकी सभी के ऊपर और फिर वो उन लोगों के ऊपर एक हाइपर बीम से हमला कर देता है। उसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है आर्क और बाकी सभी के पास। फुंबा को लगता है कि आर्क और बाकी सभी मर चुके हैं, इसीलिए वो खुश होने लगता है।
देन फुम्बा उस हाइड्रा को टाउन की तरफ भेजने लगता है ताकि वो वहाँ पे सभी को खा करके अपने भूख को मिटा ले और साथ ही में पूरे के पूरे टाउन में तबाही मचाए। फिर हम लोगों को आर्क को दिखाया जाता है और वो कह रहा था कि उसने सही समय पे अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया, नहीं तो वो लोग नहीं बच पाते। चियो में तभी कहती है कि तुमने उस हाइड्रा के इतने बड़े ताकतवर हमले को पूरी तरीके से रोक दिया सिर्फ अपनी शील्ड से, आखिर तुम हो कौन? आर्क चियोमे की बात को जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि उसके पीछे आर्यन खड़ी थी और वो जग चुकी थी। आर्यन कहती है कि उसने सारी की सारी बातें सुनी थी कि फुम्बा ने कैसे उसके सारे के सारे एल्फ साथियों को मार दिया। आगे आर्यन कहती है कि चलो हम लोग अब फुम्बा को ढूंढा जाए ताकि वो रिग्रेट करे अपने अभी तक के सारे बुरे कामों को। चियोमे भी कहती है कि फुम्बा को मारने में वो भी उन लोगों की मदद कराएगी। आर्क तभी कहता है कि वो हाइड्रा को संभालने का काम कर लेगा और वो लोग फुम्बा के ऊपर ध्यान देंगे। चियोमे और आर्यन फिर चली जाती हैं फुम्बा से बदला लेने के लिए और उसे मारने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है टाउन के बॉर्डर पे कुछ नाइट्स खड़े थे और वो देख रहे थे कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। उन नाइट्स का कमांडर कहता है कि सिटी के अंदर से सभी के सभी लोगों को दूसरी साइड से बाहर निकालो। फिर हम लोगों को हाइड्रा को दिखाया जाता है जिसके ऊपर काफी सारे हमले कर रहा था आर्क, और अपने सारे के सारे हमले आज उसने दिखाई दिए थे। लेकिन उस हाइड्रा को इतने सारे हमलों के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और वो ठीक था। फुम्बा आर्क को देख करके काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे लगा था आर्क मर चुका होगा। तभी हाइड्रा आर्क के ऊपर एक हमला करता है अपनी ब्रेथ से। आर्क उस हमले से बच जाता है डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करके, लेकिन वो हाइड्रा आर्क को पकड़ लेता है अपने मुंह से और उसके ऊपर ब्रेथ करने लगता है। वो हाइड्रा आर्क को खत्म करने के लिए अपने एक हेड को सेक्रीफाइस कर रहा था। आर्क अपने आप को बचाने के लिए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और हाइड्रा के हमले को पूरी तरीके से रोक देता है। हाइड्रा के उस हमले के खत्म होने के बाद आर्क अपनी जजमेंट स्किल का इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से हाइड्रा के 3 सर कट जाते हैं। अब वहाँ पे हाइड्रा का सिर्फ एक ही सर बचा था और सारे सर कटने के बाद भी हाइड्रा नहीं मरने वाला था। आर्क कहता है कि उसने इस स्किल का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया है क्योंकि उसे इतना ताकतवर अपोनेंट मिला ही नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो वो हार जाएगा सिर्फ 5 मिनट में। फिर आर्क इन्फर्नल डीमन इफ्रिट को समन करने लगता है। इफ्रिट वहाँ पे आ जाता है और वो उस हाइड्रा के बिल्कुल बराबर था और उससे थोड़ा बड़ा भी था। इफ्रिट को समन होने के बारे में आर्यन और चियोमे को पता भी चल जाता है और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये किसकी तरफ से लड़ रहा है, लेकिन उनके पास इसके बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था क्योंकि उन लोगों को फुम्बा को संभालना था। फिर हमें दिखाया जाता है फुम्बा के ऊपर कोई फायर अटैक करता है, पर फुम्बा उस हमले से पूरी तरीके से बच जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। हम लोगों को पता चलता है कि वो हमला आर्यन ने किया था। आर्यन फुम्बा से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और वहाँ पे फुम्बा के जितने भी मॉन्स्टर थे वो उन सभी को मार रही थी ताकि वो उसके ऊपर कंट्रोल ना पा पाए। चियोमे भी तभी जाकर के फुम्बा के पीछे से उसकी पीठ पे हमला करती है। चियोमे ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि फुम्बा के पीठ पे काफी सारे पैटर्न्स थे जिसकी मदद से वो हाइड्रा को कंट्रोल कर रहा था। फुम्बा उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने काफी बड़ी गलती कर दी क्योंकि अब तो वो भी हाइड्रा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हाइड्रा सभी को मार देगा। आर्यन कहती है कि आर्क के होते हुए तो ऐसा नहीं होने वाला। देन आर्यन अपनी स्वॉर्ड को अपने फायर मैजिक से कवर कर लेती है, तो फिर फुम्बा अपने आप ही बताने लगता है कि उसने सारी की सारी चीजें एम्परर के कहने पे ही की थी और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। आर्यन उसकी बात नहीं सुनती है और फुम्बा को पूरी तरीके से जला देती है अपनी आग से। अगले सीन में हम लोगों को इफ्रिट को दिखाया जाता है जो कि हाइड्रा को बुरी तरीके से मार रहा था। तभी इफ्रिट मारते मारते हाइड्रा को दूर फेंक देता है। आर्क तभी जाता है और उस हाइड्रा की पूंछ पकड़ करके उसे घुमा करके हवा में फेंक देता है काफी ऊपर। उसके बाद इफ्रिट से वो कहता है फ्लेम हेलियन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर इफ्रिट काफी बड़ी सी हेलफायर को अपने मुंह से फेंकता है और वो काफी बड़ी रहती है। पूरा का पूरा हाइड्रा उसकी वजह से भाप बन जाता है। चियोमे ये सब देख कर ये कह रही थी आर्यन से कि आखिर आर्क हमेशा इतनी बड़े कामों को क्यों करता रहता है, क्योंकि वो हमेशा यही कहता है कि उसे सिर्फ आम जिंदगी जीनी है, वो भी शांति से। आगे आर्क कहता है कि लगता है कि हाइड्रा का काम अब खत्म हो चुका है। उसके बाद वो आर्यन और चियोमे से मिलता है। चियोमे पूछती है कि आखिर वो बड़ी सी चीज क्या है। आर्क कहता है कि एक मॉन्स्टर है जिसका नाम इफ्रिट है, इसे मैंने दूसरे डायमेंशन से समन किया है। चियोमे तभी कहती है कि इस इफ्रिट नाम के क्रीचर ने जो भी किया है उसकी वजह से शायद लोग इसे वर्शिप करने लगे, मतलब पूजा। और कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी वहाँ पे डांका का विस्परिंग फाउल आ जाता है एक मैसेज लेकर के। वो फाउल बताता है कि रोडन की सेकंड प्रिंसेस यूरियाना एल्व्स के ग्रेट एल्डर के साथ मिल चुकी हैं और उनकी बातें पूरी हो गई हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्या बातें हुई थी।
वहाँ पे ग्रेट एल्डर यूरियाना से कह रहे थे कि तुमने अभी भी कहा कि तुम्हारा किंगडम मदद करेगा हमारे मिसिंग एल्व्स को ढूंढने में। यूरियाना उनसे कहती है कि हाँ, आपने सही कहा। तो फिर एल्डर कहते हैं कि इसके बदले में तुम्हें चाहिए होगा कि हम लोग तुम्हारी मदद करें ताकि तुम अपने किंगडम के थ्रोन को हासिल कर पाओ और वहाँ की क्वीन बन पाओ। यूरियाना कहती है कि हाँ, आपने सही कहा और इसके बदले में हम लोग आपके लोगों को और आपकी ज़मीनों को बचाएंगे। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छा होगा और इसकी वजह से हमारे लोग और हमारा नेशन एक साथ आ पाएंगे। उसके बाद यूरियाना उठ करके ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है आगे। ग्रेट एल्डर भी हाथ मिला लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस और एल्व्स अब एक साथ रह पाएंगे। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है सेक्ट को, जिसे पता चलता है कि यूरियाना भी जिंदा है। आगे सेक्ट को ये भी पता चलता है कि यूरियाना का जो एल्व्स के साथ मीटिंग थी वो पूरी हो गई है और वो सक्सेसफुल रही, और साथ ही में किंगडम के लोग भी उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और शायद वो क्वीन भी बन सकती है इसी तरीके से। सेक्ट तभी सोचने लगता है कि यूरियाना की असैसिनेशन कैसे फेल हो गई। लगता है उसकी कोई मदद कर रहा होगा छुप करके, लेकिन उससे सेक्ट को ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। फिर हम लोगों को यूरियाना को दिखाया जाता है जो कि लेटी हुई थी और वो सोच रही थी कि उसे पूरी तरीके से पता है कि वो मर चुकी थी जब उसके ऊपर पहले हमला हुआ था। लेकिन अगर वो जिंदा है इस समय तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उसे कुछ न कुछ तो करना है इस दुनिया में जो कि उसने अभी तक नहीं किया है। आगे यूरियाना आर्क के बारे में सोचने लगती है और कहती है, क्या मैंने सही कहा ना मेरे एंजल। देर हम लोगों को एम्परर को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि हाइड्रा मारा जा चुका है और फुम्बा भी मारा गया। एम्परर कहता है कि वो सारी चीजें ज्यादा दिक्कत नहीं देगी उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि एम्प्लॉय रिंग काफी काम आ रही है और काफी ताकतवर भी है। लेकिन एम्परर फिर भी जानना चाहता है कि आखिर उस बड़े से बीस्ट को आखिर किसने मारा होगा। अगले सीन में हम लोगों को आर्क और बाकी सभी को दिखाया जाता है क्योंकि वो लोग कहीं जा रहे थे। वहाँ पे चियोमे को अपने बारे में बताने के लिए आर्क अपने हेलमेट को उतार देता है और कहता है उसे देखने के लिए। चियोमे आर्क को देख करके काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये एक स्केलेटन है। आर्यन चियोमे को बताती है कि आर्क की ये हालत एक कर्स की वजह से हुई है। चियोमे को अभी भी डर लग रहा था और इसीलिए वो एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप गई थी। आर्यन तभी आर्क को कहती है कि वो उसे लॉर्ड क्राउन तक ले जाएगी। आर्क तभी कहता है कि वो लॉर्ड क्राउन के बाद चियोमे के घर भी जाना चाहेगा। चियोमे आर्क को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए वो रोते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बड़ी खुली जगह पे पहुंच चुके थे। आर्क वहां पे सोच रहा था कि उसे अभी भी कुछ और एडवेंचर्स करने हैं और उसे काफी मजा आ रहा है इन सभी चीजों को करने में। और इसी सीन के साथ सीजन